नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। लीजिए, फिर से आपके सामने हाजिर हैं आप सबके प्यारे प्रवीण जी। आप सबकी डिमांड रहती है कि प्रवीण जी को कंटिन्यू हर एक वीडियो में लाइए। प्रवीण जी भी अपने वादे के अनुसार हमसे मिलते रहते हैं हर हफ्ते। कोशिश है हमारी कि एक वीडियो तो उनका जरूर पोस्ट करें आपके लिए। प्रवीण जी इस समय मुंबई में हैं, हमसे दूर हैं, लेकिन जूम के माध्यम से हम अपनी ये कोशिश जारी रखे हुए हैं। आपसे आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितना प्यार और सम्मान आप प्रवीण जी के लिए रखते हैं उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्रवीण जी के साथ हम लगातार हर एक पॉडकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवीण जी की भी अपनी एक परिवार है, अपना बिजनेस है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो कंटिन्यू हर पॉडकास्ट हमारे साथ नहीं कर सकते, इसीलिए बीच बीच में हम दूसरे नए गेस्ट को भी लाते रहते हैं। आप सब जितना प्यार प्रवीण जी को देते हैं, उतना नहीं तो कम से कम आधा प्यार ही सही हमारे दूसरे गेस्ट को भी दीजिए, क्योंकि वो भी आपको कुछ नया सिखाने, अपने जीवन की एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आते हैं। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रवीण जी के साथ अपना प्यार और साथ तो आप बनाए रखें, और बाकी के गेस्ट को भी प्लीज थोड़ा सम्मान और इज्जत जरूर दें। धन्यवाद। तो चलिए स्वागत करते हैं हम सबके प्यारे प्रवीण जी का। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। ओम शाही राम, ओम शाही राम। प्रवीण जी, हम कोई भी वीडियो डाल रहे हैं ना, उसके कमेंट बॉक्स में आता है कि प्रवीण जी को लेकर आओ। अब हम क्या करें, आपके साथ रेगुलर हर वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि कुछ चाहने वाले कुछ चाहने वाले हो गए मेरे। कुछ नहीं, बहुत हो गए हैं उन, आपके चाहने वाले। उनको उनको अच्छा लगता है स्पिरिचुअल कहानी सुनने के लिए। हाँ। बहुत अच्छा अभी लगता है। वही है कि आपके साथ जैसे हम जो पॉडकास्ट के बीच का जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए हम दूसरे गेस्ट को भी लेकर आते रहते हैं, ताकि उनके भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं नहीं, करें। सही बात। लेकिन इस चैनल के जो परिवार के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि बस प्रवीण जी को ही लेकर आओ। तो अभी चलिए रोज प्रवीण रोज जी। ही रोज ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फिर। सही कह रहे हैं आप। तो प्रवीण जी, आज सही हम क्या बात है। सुनेंगे और क्या सीखेंगे आपसे? बस कुछ कहानियां सुनाता हूँ कि हाँ, लोगों ठीक लोगों है। को कहानियों में ज्यादा मजा आता है। एक्चुअली क्या तो होता है ना, कुछ अनुभव कहानी। जो है, अनुभव एक्चुअली हमें ना मोटिवेट हाँ करते हैं। जो आपकी जो हाँ, कहानियां नहीं हैं या सही जो बात है, सही एक्सपीरियंस बात है है। ना, उससे हमें भी सीखने को सही मिलता है बात कि है। अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो शायद हमारे साथ भी हो जाए। उस कोशिश में हम भी आगे सही बढ़ते बात हैं। है। तो चलिए शुरू करते हैं आज सही का बात है। सफर। अभी सफर में ऐसा है ना कि ये मैं कहानी बोलता हूँ। कुंभ के मेले की कहानी बताता हूँ। जो कुंभ का मेला होता है ना, तो समझो ना, आज से करीब 16 साल, 14 साल पहले, 14-15 साल पहले हरिद्वार में कुंभ कुंभ मेला लगा था। तो हमारे जाने का बहुत प्रोग्राम था। सब मतलब फ्रेंड सर्कल, कुछ बॉम्बे से आने वाले थे हम लोग, कुछ उदयपुर से आ रहे थे हमारे फ्रेंड, और दिल्ली मिल करके हम लोग का प्रोग्राम था कि हरिद्वार चले जाएंगे। मगर उसके पहले 8 दिन पहले ही मेरे को जो है ना वो अटैक आ गया, हार्ट का। हार्ट अटैक आ गया। तो एंजियोप्लास्ट कर लिए, 2 स्टेंट डाला अंदर। और अब उसके बाद में छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से, मगर 2-4 दिन के बाद ही जाना था। तो मैंने दिल्ली में फोन करके मेरे फ्रेंड को पूछा, मैंने कहा भाई आ रहे हैं अभी हम लोग। तो बोले परवीन भाई आप आ रहे हो बरोबर है, मगर अभी आपको स्टैंड डाला है, कम से कम 10-12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो अभी मैंने कहा यार 10-12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो मैंने मेरे दिल में ऐसा प्रोग्राम बनाया कि चलो मैं नहीं जाता हूँ, मगर जो लोग मेरे भरोसे हैं उनको एयरपोर्ट तक तो छोड़ता हूँ ले जा करके। ऐसे ही दिल में प्रोग्राम आया। अच्छा, जैसे अभी हम लोग जो नेट के ऊपर टिकट वगैरह बुक कर लेते हैं ना, उस वक्त वैसा नहीं था। हम लोग एयरपोर्ट में जाकर के टिकट निकालते थे, यानी एजेंट के पास भी नहीं जाते थे, डायरेक्ट एयरपोर्ट में विंडो में लाइन लगा के टिकट ले लेते थे। मैंने एक हमारे गिरधर भाई करके मुंबई के, वो मेरे साथ में आने वाले थे। मैंने उनको कुछ बताया नहीं कि आप नहीं जा रहे करके, क्योंकि अगर मैं बताएगा तो वो भी प्रोग्राम कैंसिल करेगा, तो जो उसका भी धर्म होना है वो भी नहीं होगा। तो ऐसे सोच करके मैंने उसको कुछ बताया नहीं। और हो गया ऐसा कि रात में मैं सोया था, और सुबह सुबह एक तो 4-5 बजे के टाइम ऐसा ख्वाब देखा मैंने कि शंकर भगवान जो है ना, वो ऐसे नंदी बैल के ऊपर बैठ करके वो ऐसे गंगा में जा रहे हैं। मतलब ऐसे नदी में जा रहे हैं अंदर, मतलब उसमें पानी में वो नहाने जा रहे हैं शंकर भगवान। ऐसे जटा उनके ऐसे बाल खुले हुए थे और अंदर जा रहे थे। ये सुबह सुबह नजर आया मेरे को, तो मैं बोला चलो अच्छा हो गया, अपन वहां नहीं जा रहे, कम से कम दर्शन तो हो गया सुबह सुबह में। और फिर मैं उनको लेकर के एयरपोर्ट छोड़ने गया। अच्छा, मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था,
तो मैंने जाते हुए रास्ते में बात उसको बताया, मैंने कहा यार गदर भाई, मैं आपको छोड़ता हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मगर मैं आपको ये कर देता हूँ। अरे बोले यार प्रवीण भाई, आप आते थे तो अच्छा होता था, जिंदगी में ऐसा कभी मौका मिलता है। ऐसे हमारी बातें चल रही थी। उतने में 1 मिनट के अंदर पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, अरे मैंने कहा सच बात है यार, अभी तो अटैक आके गया, अगर पता चला अभी फिर आ गया, मर गया, तो कब जाऊंगा नहाने के लिए हरिद्वार में। मैंने गाड़ी वहीं पार्क किया, एयरपोर्ट के पार्किंग में, चाबी भी मेरे साथ। तो मैं कपड़ा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ऐसे ही गिरधर भाई को बोला चलो मैं भी चलता हूँ। अब हम दोनों जन टिकट निकाल करके अंदर चले गए। देखो कुदरत का करिश्मा कैसे होता है। एयरपोर्ट के टिकट लेकर के अंदर गया, और ऐसे लॉबी में मैं चल रहा था ना, उतने में एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे मेरे को बोले परवीन किधर है। अरे मैंने कहा मेरा नाम बोला इनने डायरेक्ट, बोले परवीन किधर है, किधर आजकल। तो मैं भी अभी, मैं बोला इसको मैं क्या बोलूं, बोला हाँ हाँ, ठीक है, बोले किधर जा रहा है। तो मैंने कहा हरिद्वार जा रहा हूँ, तो कुंभ में। तो मेरे को बोले सब व्यवस्था हो गई है तब तेरी। मैंने कहा यार पहली बार जा रहा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो मेरे को बोले रुक जाओ रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। उसने फोन लेकर, फोन निकाला, फोन लगाया। तो हरिद्वार में जो एक नागा आश्रम है ना, नागा बाबा का, वो जूना अखाड़ा, वहां पे किसी साधु को फोन लगाया उन्होंने, और उनको बोला कि बोले हमारे खास दोस्त आ रहे हैं, जरा उनका आप व्यवस्थित ख्याल कर देना। तो बोले ठीक है, कितने जन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो मेरे को पूछने लगा, बोले कितने जन जा रहे हैं। मैंने कहा अभी यहाँ से बंबई से हम 2 हैं, अभी कुछ राजस्थान से आने वाले, कुछ दिल्ली से आने वाले, पता नहीं बरोबर। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, बोले उनको बोलना दिल्ली से जब निकलो तो मेरे को फोन कर देना। तो वहां पे एक तूफानगिरी बाबा करके थे, तूफानगिरी उनका नाम। तो बोले ठीक है। तो बाद में सब हो गया बातचीत, उन्होंने मेरे को नंबर एक्सचेंज कर दिया, वो तूफानगिरी जी का नंबर दे दिया मेरे को। और अभी मेरे को शर्म आ रही कि मैं इसको, बोला मैं पूछू कैसा कि तुम है कौन। अच्छा मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको आस्ते से मजाक में पूछा, मैंने कहा यार दादा एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानना। बोले क्या। बोले मेरे को आपका नाम याद नहीं आ रहा। अरे वो बोले परवीन भाई नायक, बोले तुम्हारा खास, अपन दोस्त थे दोनों, कम से कम 20-25 साल पहले फ्रेंड थे हमारे, उधर एयर इंडिया में ही काम करते थे, एयरपोर्ट में। तो देखो ये ऊपर वाले की लीला है। तो हम लोग गए और दिल्ली उतरा। तो राजस्थान से भी हमारे एक फ्रेंड प्रेम भाई करके, वो और उनकी मिसेस, वो आ गए दिल्ली। और जो राजू भाई उस दिन आपके घर में आए थे ना, वो राजू भाई और हम लोग, हम सब मिल करके एक जीप में निकल गए हरिद्वार जाने के लिए। तो राजू भाई बोले, बोले प्रवीण भाई खाली चलने का तकलीफ है, 10-11 किलोमीटर अपने को चलना पड़ेगा, गाड़ी लंबा खड़ा करना पड़ेगा। तो हमने वहां से फोन किया तूफानगिरी बाबा को। उन्होंने क्या बोला तूफानगिरी बाबा ने, बोले परवीन भाई तुम बिंदास आ जाओ, तुम्हारी गाड़ी को कोई रुकाएगा नहीं, और अगर रुकाएगा तो मेरा नाम बोल देना। बोला तूफानगिरी के आश्रम में जा रहे हो, नागा बाबा के पास जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग गए गाड़ी लेकर के। और देखो कुदरत का कुछ करिश्मा होता है कि एकदम एक जगह पे खाली एक पुलिस वाले ने रुकाया, और उसने बोला, बोले यहाँ पे गाड़ी बंद है जाने का, तुम कैसे जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम जूना अखाड़े में जा रहे हैं, तूफानगिरी बाबा ने बुलाया। तो बोले सच बोल रहे हो। हम बोले हाँ सच बोल रहे हैं। बोले जाओ। और हमारी गाड़ी बिल्कुल हर की पड़ी है ना, हर की पौड़ी तक गाड़ी गई मेरी, जबकि रास्ते में एक गाड़ी नहीं, सिर्फ मेरी गाड़ी हर की पौड़ी पे गई। और अजब बात है कि मैं दरवाजा खोल के नीचे उतरा, तो एक साधु ने मेरे को गले लगाया, और गले लगा के बोलता है आओ परवीन भाई आओ। अरे मैंने कहा बाबा जी आप, मैं तो पहचान, बोले मैं तूफानगिरी हूँ। तो मैंने कहा आपने मेरे को कैसे पहचाना। मैंने कहा आपने मेरे को कैसे पहचाना। बोले परवीन भाई जब नायक साहब ने फोन किया तब बताए थे ना कि तुम उनके फ्रेंड हो। तो अभी हम तो पहचान रहे थे, बोले कौन है करके। तो उन्होंने उधर सब रूम वूम को व्यवस्था कर दिया सारा हमारा रहने का। अच्छा उधर आदमी लोगों को रूम नहीं मिलता था, हमारे को 2 रूम खोल के दे दिए रहने के लिए। और उन्होंने सेवा बहुत किया, मतलब सुबह शाम, मतलब जो भी हमारे को तकलीफ थी सारी सेवा किया उन्होंने। और जिस दिन शाही स्नान था ना, शाही स्नान, अभी मेरे को तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो उस दिन हम लोग भी, वो जो उनका जुलूस निकलता ना, वो जुलूस में हम भी साथ में चले गए। वो तूफानगिरी बाबा भी थे, हम लोग भी थे। मैंने एक वो गमछा बांध लिए थे हम लोग ने लाल कलर का, और चले गए साथ में। जाते हुए रास्ते में ना, रास्ते में एक जगह पे मेरी नजर गई। तो एक यानी उसको अपन औरत भी नहीं बोल सकते और लड़की भी नहीं, बीच में मिडल में, मतलब मिडल एज का,
व्हाइट कपड़ा पहन के मतलब खड़ी हुई है, मतलब लेडी। मैं कम से कम आधा घंटे से उसको देख रहा था, बिल्कुल एक ही मुद्रा में खड़ी हुई है एकदम। मुझे तो लगने लगा, मैंने कहा कोई इंसान तो ऐसे खड़ा नहीं रह सकता इतनी देर एक मुद्रा में। एक ही मुद्रा में कैसे खड़ा रहेगा आधा एक घंटा? मगर फिर भी इतना ध्यान नहीं किया हम। उसमें जुलूस के साथ में जाके हर की पौड़ी पे आ गए। हर की पौड़ी पे आ गए, मेरे को कोई रिवाज मालूम नहीं इनका, शाही स्नान का वगैरह कुछ रिवाज मालूम नहीं। और मेरी एक आदत थी कि मेरे को पानी दिखेगा तो मैं घुस जाता हूँ अंदर, और मैं तुरंत अंदर घुस गया। अंदर बिल्कुल अकेला अंदर घुस गया। और मेरे पीछे से ना जो वो अवधेश्वरानंद जी बाबा घुसे अंदर, जो बड़े बाबा है ना उनके, वो पीछे से घुसे। और मैं नहा रहा था, तो उतने में पता नहीं क्या अजब हुआ कि वो अवधेश्वरानंद बाबा ने ऐसे पानी डाला मेरे ऊपर, और वो हेलीकॉप्टर नीचे आया। शायद कोई मिलेगी ना शूटिंग तो उसमें दिखेंगे, वो मेरे को पानी डाल रहे और वो नीचे आया हेलीकॉप्टर शूटिंग लेने के लिए। ये एक किस्सा हो गया। जैसे ही मैं बाहर निकला पानी से, वो तूफानगिरी ने मेरा हाथ पकड़ा और दौड़ा के ले गया। मेरे को बोले तुम पागल हो, बेवकूफ हो? मेरे को बोले, बोला क्या हुआ? अरे बोले ये नागा बाबा तुमको मार डालेंगे, तुम ऐसे कैसे अंदर चले गए शाही स्थान में? शाही स्थान में सबसे पहले पता नहीं कैसे अंदर चला गया। और मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ मालूम नहीं। बोले तुम ऐसे कैसे अंदर चले गए? अरे मैंने कहा मगर वो बड़े बाबा तो मेरे को पानी डाले। अरे बोले उनको कुछ और दिख गया होगा। चलो, अभी उनको क्या दिखा मैं नहीं जानता। अब हो सकता है उनको कुछ और दिखा होगा। मगर ये ऐसा किस्सा मेरे साथ हो गया हरिद्वार में। और फिर जाने के टाइम आने के टाइम मेरे को तूफानगिरी बाबा क्या बोलते, बोले दर्शन हो गए ना माता जी के? तो मैंने कहा हाँ, हो गए। आपको भी हुए क्या? बोले हाँ हुए ना। आप देख देख रहे थे, मैं भी देखा आपको। यानी उनको भी पता था कि वो जो सफेद कपड़े वाली लेडी में देख रहा था ना, वो साक्षात माता जी खुद थे। ये ऐसे किस्सा हो गया। और कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, जबकि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, नहीं जा पा रहा था। मगर जब ऊपर वाला बुलाता है ना, तो कब आदमी चला जाता है पता नहीं। अच्छा, उसके बाद में मैं शूटिंग बहुत ढूंढ रहा था। मैंने कहा अगर उस साल का शूटिंग मिले ना, तो उसमें वो जो नहा रहे थे ना कुंभ में, और मतलब वो सबसे बड़े गुरुजी है ना, वो गुरुजी ने ऐसे पानी ऐसे सर के ऊपर डाला मेरे को। अच्छा, मेरे को तो नॉर्मल लग रहा था, मेरे को कुछ पता ही नहीं ना इनका रीति रिवाज कि भाई ये क्या होता है क्या नहीं शाही स्नान के अंदर। तो वो एक साल में जो है ना, वो शाही स्नान पहले मेरा हो गया। और उसके बाद में अभी एक ऐसी बात बताऊंगा ना, तो मतलब किसी को ऐसा लगेगा कि क्या बता रहे करके। तो मैंने ऐसे ही जरा मतलब ध्यान में जा करके मैं माता जी से बात कर रहा था। मैंने कहा माँ, मैंने कहा ये इतने लोग आकर के सब यहाँ पे नहाते हैं कुंभ में, तो हर कोई अपना पाप डाल के जाता है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? तो उन्होंने एक बात बताया मेरे को। मतलब वो पता नहीं किसी को पता है या नहीं पता है, मगर एक बात उन्होंने बताया कि बोले परवीन सब डाल के जाते हैं ना, एक निकालने वाला आता है। एक निकालने वाला भी आता है। यानी ऐसे कोई संत महात्मा मुनि जो लोग तपस्या में लीन रहते हैं बिल्कुल, और वो जो आते हैं ना माँ के गंगा में स्नान करने के लिए, तब वो अपने आप में वो ग्रहण करते हैं। उनके पास वो ग्रहण करने की शक्ति होती है। ये इस तरीके का जो था ना एक एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में ऐसे हुआ ना, कि हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम लोग जाकर के नहा रहे हैं, तो हम लोग जो अपना जो भी है पाप कर्म है या जो भी है हम उसके अंदर धो रहे हैं। मगर उसी के साथ वो जो ऋषि मुनि जो साधु संत नहा रहे हैं ना, वो वो अपना पुण्य भी उसके अंदर छोड़ रहे हैं। और वो उनका उनका सिस्टम है, वो प्राप्त ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हमारा झाड़ कैसे होता है, झाड़ जैसे झाड़ होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो सक करता है और ऑक्सीजन देता है। उसी तरह से ये मेले के अंदर जो कुंभ का मेला होता है, इसके अंदर वो साधु लोग जो आकर के नहाते हैं ना, तो वो अपना पुण्य वहां पे या उनकी जो भी साधना है, वो साधना का वाइब्रेशन उसके अंदर वो ये कर देते हैं सारा। उस वजह से वो सारा बैलेंस होकर के चल रहा है। आज कुंभ का इतने हजारों साल से जो महत्व है ना, उसका कारण वही है कि वो लोग जो आते हैं ना नहाने के लिए, वो अपना उसके अंदर वाइब्रेशन उसके अंदर वो ड्रॉप कर देते हैं। तो ये ऐसे ऐसे एक किस्सा हुआ था, तो मैंने कहा ये कहानी थोड़ा लोगों को बताओ कि इस तरीके से भी हुआ था। और इसके कम से कम एक 4-5 साल के बाद की एक कहानी है, वही की है गंगा नदी की। तो हम लोग फैमिली, राजू भाई की फैमिली, मेरी फैमिली, हम लोग गए हुए थे हरिद्वार। तो
दोपहर में खाना खाने के लिए हम लोग निकले, तो भाई चलो खाना खाने जाएंगे। तो उतने में एक ब्रिज है ऐसा, ऐसे ऐसे गाड़ियां जाने का ब्रिज है ना, उसके नीचे उसके नीचे एक भंडारा लगा हुआ था। वो खिचड़ी विचड़ी बट रहा था वहां पे। तो मैंने कहा यार यही भंडारा खा लेते, कहाँ होटल में जाना है खाना खाने को। तो सब बोले चलो फिर भंडारा खाते हैं आज। मैंने कहा अपन होटल में जाएंगे, उससे अच्छा यही भंडारा बट रहा है प्रसाद माता जी का। तो हम लोग जाकर के बैठ गए वहां पे। एक ऐसा ऐसे ब्रिज है, उसके नीचे सब रेती है, ऐसा रेत वगैरह है। वहां बैठ गए, बैठे खाना खाने। तो उतने में एक औरत आई, ओल्ड एज, यानी बहुत मतलब कम से कम समझो ना कि 65-70 साल की होगी। उसके हाथ में एक पेटी था, पेटी ऐसे बजाने वाला। तो वो आई और जहां हम लोग बैठे थे ना, बिल्कुल मेरे सामने आके बैठी। और वो ऐसे पेटी में वो मतलब अलग गांव गांव की भाषा में गाना गाने लगी, कुछ कुछ गाना गाने लगी उसके अंदर। तो उतने में उसने ला करके खिचड़ी रखा। तो अभी अभी अपना एक नेचर ही है कि अपने सामने कोई बैठा है तो पहला उसको ऑफर करते हैं। तो मैंने वो खिचड़ी का प्लेट माता जी को दिया, मैंने कहा लीजिए माँ। तो लिया उसने और खाने लगी। अभी उतने में फिर मेरे लिए दूसरा प्लेट लाके रखा खाना खाने को। तो वो माता जी वो खा रही थी और बजा भी रही थी, थोड़ा एक 5 2 5 10 मिनट। तो उनका खिचड़ी खत्म हो गया। तो मैंने उसको खिचड़ी वाले को बोला, मैंने कहा थोड़ा और डाल दे, मतलब उनके माता जी के प्लेट में। मैंने कहा थोड़ा और डाल दे। उसने प्लेट उठाया, बस बस बोले ये इनका ऐसे ही बोले आते रहते बोले। ऐसा बोला उन्होंने, मतलब जैसे कोई गरीब भिखारी होता ना, ऐसे आते रहते हैं। अब उसको पता नहीं क्या गुस्सा आ गया वो लेडी को। वो उठी और ऐसा वो बजाने वाला पेटी रखा खुद के इसमें। और उसको क्या बोली मालूम है? उसको बोली ये आया तो मैं आई, नहीं तो इतने इतने साल में कभी आई क्या मैं। ऐसा बोल के और निकल गई। और मेरी नजर पड़ी कि जहां वो लेडी बैठी थी ना, उतना एरिया पूरा गिल्ला था, बाकी सारा सूखा है। दोपहर का टाइम है, 2 बजे का टाइम, 1:30 बजे का। तो मैंने उसको हाथ डाला मट्टी को ऐसा अंदर। मैंने कहा थोड़ा इसका शायद कवचा, कपड़े भी सूखे थे उसके, ऐसे भी नहीं कि कपड़ा गिल्ला था। तो ऐसे हाथ डाला मैंने, तो इतना इतना हाथ अंदर चला गया, वो गिला ही है। मैंने उसको बोला खाना बांटने वाले को, मैंने कहा तू बेवकूफ है? बोले क्या हुआ? अरे मैं बोला वो माँ खुद आके बैठी थी यहाँ पे, और तू उसको ना बोल रहा है खाना देने को। अरे बोले क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ये गिल्ला कैसे, देखो इतना। वो क्या गिल्ला थी? क्या गिल्ला तो थी नहीं, औरत तो सूखी थी, फिर ये इतना गिल्ला कैसे हो गया? अरे उसने वो भांडी वांडी वहां रखा और जो दौड़ा उसके पीछे, लेडी के पीछे, जो जो तरफ लेडी गई ना, वो वहीं पे दौड़ा। मगर उसको नहीं मिला, मिला नहीं उसको। मगर वो आके सामने बैठी थी माँ। तो माँ ने ये बात उसको बोला कि इतना बोला, मेरे को बाद में अजब लगा कि उन्होंने ये कैसे बोले कि बोले ये आया तो मैं आई, नहीं तो अब तक आई मैं कभी, ऐसा बोल के गई। तो आज भी राजू भाई कभी कभी याद करते, बोले यार वो कैसे हो गया वहां पे। ये ऐसे किस्सा होता है कि पता नहीं ये लोग मिलने आते हैं देवी देवता क्यों, मतलब कुछ होगा, बाबा की दुआ होगी कुछ, कि या तो मतलब अभी तक समझ में नहीं आया। बाद में वो आके वो आदमी बाद में बोलने लगा, बोले भाई साहब आप आ गए तो कम से कम वहां आ गए, मगर हमारा बोले बदनसीबी था। अच्छा मैंने उसको बोला मैंने थोड़ा और डाल दे, तो उसने तुरंत प्लेट ही उठा लिया। अरे मैंने कहा माँ आके बैठी थी वहां पे। ऐसा किस्सा होता है सारा ये, मतलब ये हरिद्वार का है। दो किस्सा मेरे ध्यान में आया। और कुछ कुछ हमारे जो, अभी मैं नाम क्यों बोलना चालू किया, एक कुछ कुछ हमारे एक दो जन थे ना, जब मैं उनके बारे में बोल रहा था मगर नाम नहीं बोल रहा था ना, तो बोले यार परवीन तुम नाम बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोले अगर नाम नहीं बोलेगा ना तो ये लोग तेरे बातों पे भरोसा भी नहीं करेंगे। बोले ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया बाबा ने, बाबा के साथ में जितने लोग थे उनका सबका नाम, सबका फोटो आज भी सीडी में लगा हुआ है। उसके बाद भी लोग जो है ना वो कहानी, उनको कहानियों पे भरोसा नहीं करते। तो बोले तू बगैर 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 नाम लिए बोलेगा तो कोई भरोसा तो करना करना होगा, तो वो ऐसे भी करेगा वैसे भी करेगा। तो इसके लिए मैं आज सबका नाम ही बता दिया। मैंने कहा जो जो लोग साथ में थे ना, उनका नाम ही करा के क्या होता है आदमी को एक ऐसा लगता है कि नहीं वो ये सच्ची कहानियां चल रही थी। तो ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। अच्छा होता है कैसे, मेरा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी जैसे आपने अगर कोई विषय में मेरे से बात किया ना, तो मेरे को वो लिंक लग जाता है। आज सुबह में आपका एक जो वीडियो आया था ना, मैंने देखा था वो जो गंगा नदी के बारे में, तो फिर वो मेरे दिमाग में घूमने लगा। तो यही स्टोरी मेरे को याद आया बाद में।
क्योंकि माँ के साथ में ये भी बात हुआ था मेरा, तभी माँ ने बताया था कि बोले कोई आता है लेने के लिए भी, बोले जैसे छोड़ने आते हैं ना लोग, ऐसे लेने भी आता है कोई। और उसका एक मतलब एक पता नहीं बहुत दिनों के बाद मेरे को पता चला कि जब सारा कुंभ वगैरह सारा खत्म हो जाता है ना, सारा खत्म हो जाता है ना, उसके बाद में कोई एक योगी आता है जो माँ से प्रार्थना करता है कि हे माँ, बोले ये जो लोग जो भी देखे गए ना, वो मेरी झोली में डाल दे और तू अपने आप को मतलब निष्पाप कर ले। ऐसे ऐसे भी ऋषि मुनि है हमारे हमारे लोगों में, हमारे दुनिया में आज भी वो ऋषि मुनि है। और उन्हीं की वजह से हम सबके पाप चल जा रहे हैं। ये जो हम सबके पाप चल जा रहे हैं ना, ये बहुत से ऋषि मुनि है ना, अच्छा उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो जंगल में बैठे, वो पहाड़ में बैठे, डोंगर में बैठे, तपस्या कर रहे हैं। वो हर बार तपस्या खत्म होने के बाद यही बोलते कि भाई लोगों का बोले पाप जो है ना वो निष्पाप करो लोगों को। नहीं तो हम लोग तो कलयुग में तो इतने पाप कर रहे हैं ना कि हम तो जी नहीं पाएंगे। ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई कहीं बैठ करके प्रार्थना कर रहा है, जैसे हमारे शरीर में हम कुछ भी डाल रहे हैं, मगर एक किडनी है जो उसको फिल्टर कर रहा है सारा। अगर वो फिल्टर नहीं करेगा तो पूरे बदन में घूम जाएगा। तो उसी तरह ये जो ऋषि मुनि संत वगैरह है ना, ये कहीं भी बैठ करके जब तब कर करके जो है ना वो उसको ग्रहण करते हैं वहां से। ये भी एक मतलब इस तरीके का भी एक चल रहा है काम। मुझे अच्छा लगा कि आपने वो गंगा वाला वीडियो देखा हमारा, क्योंकि वो मैंने अपने दूसरे चैनल हाँ पे नहीं, डाला था। नहीं क्योंकि होता कैसा है, हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले जो बहुत, बात होती है ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो लिंक याद आ जाता है। क्योंकि बहुत लोग यही सोचते हैं ना प्रवीण जी, कि हम बस जितना भी पाप करेंगे गंगा जी में डुबकी मार लेंगे, पाप धुल गए। ऐसा नहीं होता। हमारे जो पाप हैं वो घूम फिर कर वापस हमारे तक एक सर्कल की तरह से फिर वापस आते हैं। वही उस वीडियो के थ्रू सबको समझाने की एक छोटी सी मैंने एक कहानी के थ्रू कोशिश की थी। हाँ हाँ, नहीं तो उसमें जी। वो जो गंगा नदी का वो किस्सा आया तो मेरे को भी वो हम्म। ध्यान में आ गया। तो अच्छा। मैंने, और एक क्या होता है कि जैसे हमारे घर में सुबह कोई रेडियो लगता है ना, तो वो धुन है ना शाम तक दिमाग में घूमती है। तो उसी तरह अगर कोई चीज हम सुबह सुबह देख लेते हैं ना, तो वो घूमती है दिमाग में। और मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये पिछले 35-40 साल में है ना, इतने इतने किस्से मेरे साथ जुड़े हैं ना कि कहीं से भी कोई लिंक लग जाता है। जैसे अभी उस दिन आपके घर पे था मैं, तो आपके हस्बैंड से बात हुई आगरा की, तो मेरे को आगरा का किस्सा याद आ गया। तो ये ऐसे हो जाता है, एक लिंक लग जाता है बस, और कुछ। आपके एक्चुअली कहानी किस्से आपके साथ इतने सारे आपके कहानी किस्से हैं ना प्रवीण जी आपके जीवन में, कि हाँ कहीं ना बहुत कहीं बहुत बहुत एक कहानियां छोटा सा जुड़ी हुई है, पॉइंट हाँ। भी हो सकता है कहीं ना कहीं मैच कर जाए। हाँ तो अगर हाँ आपके बहुत कहानियां जुड़ी हुई हैं, हाँ। अगर आपके पास उड़ीसा की भी कहानियां, कोई कहानी है तो सुनाइए, उड़ीसा के, मेरे होम टाउन की, मैं उड़ीसा की हूँ तो मैं सुनना चाहूंगी अगर उड़ीसा से रिलेटेड कुछ है कहाँ के आपके कहाँ की? पास। उड़ीसा की, राउरकेला। ओडिशा। मैं ओडिशा राउरकेला की तो हूँ। मैं कभी जाना नहीं हुआ मेरा। हाँ मगर बहुत अच्छी ओडिशा का जगह है, एक, जरूर जाइए। हाँ बहुत खूबसूरत हाँ, जगह एक है, एक जरूर दिन एक दिन जाइए। जाएंगे, जरूर जाएंगे। एक दिन जाएंगे। एक भगत आता था हमारे यहाँ पे मंदिर पे, तो उसकी वाइफ थी ओडिशा से थी वो। तो वो आते थे मंदिर पे, आते थे वो भी। तो वो मतलब मैं कभी ओडिशा, मगर मेरा जाना हुआ नहीं कभी। कलकत्ता तक तो जाना हुआ, कलकत्ता से फिर आगे उस तरफ जाना नहीं हुआ। कोई नहीं, ऊपर वाला तो ये सब चाहेगा तो कभी हाँ जाइएगा, देखो, कोणार्क टेम्पल, कलकत्ता का पुरी कलकत्ता का टेम्पल। नाम याद आया ना मेरे को, हाँ अच्छा हाँ हाँ एक कहानी बहुत अच्छा याद आ गया। हाँ, बिल्कुल यानी सुनाइए। कलकत्ता से, हाँ कलकत्ता से थोड़े दूर, अ, उसका क्या नाम बोलते हैं, कम से कम 2 घंटे का दूरी पे है। वहां पे मैं एक गांव में गया हुआ था कहीं। तो वो दुर्गा पूजा चलती, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के दिन गया हुआ था मैं। तो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बोलते हैं ना जिसको, मतलब वो दुर्गा चालीसा बोलने वाला आदमी, एक बहुत फेमस आदमी था वहां का। तो उस दिन वो गांव में आया था दुर्गा चालीसा बोलने के लिए। और बहुत पब्लिक, आजू बाजू के सब 2-4 गांव के पब्लिक सब मतलब उनको मिलने आए थे। और उनका रूप रंग ऐसा था ना, जैसे अपन देखो ना तो तपस्वी कैसे होता है, ऐसे हाइट बॉडी एकदम। और यानी उसका नाम अच्छा मेरे को याद नहीं आ रहा है। कम से कम 10 साल पहले की कहानी बोल रहा हूँ मैं। तो आए हुए थे सब लोग, तो अभी उनका प्रोग्राम जो था ना वो शाम को था। तो वो जब सुबह आए, तो वहां पे वो दुर्गा माता के पंडाल में दर्शन करने आए। तो सब पब्लिक इकट्ठा हो गए ना, सारे पब्लिक। तो उसने 2 मिनट एक मतलब इंट्रोडक्शन दिया वो खुद का।
तो जब बोलने लगे ना, तो मैं भी बैठा था वहां पे, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे कोई तो बंदिश, मतलब बंदिश हो रही है मेरे पे, ऐसा मेरे को महसूस होने लगा। तो मैं तुरंत ऐसे ध्यान में चला गया, तो मैंने कहा ये तो नजर बंद हो रहा है, नजर बंद हो रहा है। तो कुछ बाबा का ऐसा दुआ है अपने पे ना कि कोई चीज चलता नहीं है मेरे पे, कोई चीज चलता नहीं है। मैं तुरंत उसको तोड़ दिया, वो नजरबंद को तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद में मेरे को, मैं समझ गया कि ये नजरबंदी कर रहे हैं करके। क्या होता है, एक एक कला है, 500 आदमी सामने बैठे हैं ना, तो वो जब ऐसा नजरबंदी कर देगा ना, तो वो लोग जो है ना, ये जो बोलेंगे ना, उसी को सही मानेंगे। ये भी एक कला है, जैसे मतलब तंत्र में है। तो मैं, अभी मेरे को बात, अभी हम लोग का क्या होता है, अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, मगर आपके पास शक्ति है तो आपको वाइब्रेशन पता चलता है कि ये बंदिश हो रही है करके। तो तोड़ दिया उस टाइम पे। तोड़ने के बाद में, और लकीली देखो कि ऊपर वाले का भी करना ऐसे ना, कि मैं जहां पे रुका था ना, उसी फैमिली के घर में वो भी रुके थे। यानी बड़ा वाड़ा था उनका, बड़ा बड़ा रूम था, मतलब ऐसे 10-20 रूम का कमरा था, तो वहीं पे रुके हुए थे। तो वो जब आए दोपहर को घर में, तो फिर खाना वाना खाने बैठे ना, तो उनके दोनों आंखों से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, बहुत पानी निकल रहा है, दोनों आंखें लाल हो गई बिल्कुल। फिर वो ये दवा डाल रहे हैं, वो दवा डाल रहे हैं, डॉक्टर को मतलब दिखा रहे हैं सब ऐसा। मगर वो शाम होते होते एकदम लाल होने लगा, यानी ऐसे लाल होने लगा क्या, मतलब प्रोग्राम नहीं कर पाए वो। तो वो गए वहां पे, तो सब पंडाल में लोग जमा हुए, मगर उन्होंने बोला कि भाई मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने एक दो मतलब छोटी मोटी बातें करके प्रोग्राम बंद कर दिया। फिर घर पे आ गए। अच्छा, मेरे को तो समझ में आ गया था क्या हुआ है, मेरे को समझ में आ गया था क्या हुआ है, और वो उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मगर क्या है, कुछ बोलते ना जैसा कि, मैं भी थोड़ी देर तो मैं बोला जाने दो, जो करेगा वो भरेगा, मैं क्यों बोलूं बीच में, उसने किया था तो भरेगा। तो सुबह सुबह जो है ना, उसको ऐसा हो गया था परिस्थिति ना, कि उसकी आंखें देखो तो ऐसी एकदम बाहर, ऐसा बिल्कुल लाल। तो मेरे को भी पता नहीं क्या हुआ, जिनके यहाँ पे मैं रुका था ना, उनको मैंने बोला, मैंने कहा इनको ठीक करना है क्या। तो मेरे को बोलता है, बोले प्रवीण भाई कर सकते हैं आप ठीक। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको बोला, बंगाली में बोला उनको, कि बोले ये बच्चा बोलता है ठीक करूँ क्या। तो उसने बोले हाँ हाँ हो सकता है तो करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो बाबा का नाम लिया, बाबा का नाम लेके खाली उनकी आंख पे ना बाबा ने ऐसा हाथ घुमाया, ऐसे ऐसे हाथ घुमाया ना, ऐसे खाली 1-2 मिनट के अंदर बिल्कुल ठंडा हो गया उनका आंख। और धीरे धीरे 2-3 मिनट के बाद में पानी आना बंद हो गया। वो क्या बोले मालूम है उनको, उन्होंने उनको बोले कि मैंने ये दुर्गा चालीसा तो मैं कितने सालों से पढ़ रहा हूँ, और भगवान का इतने इतने सालों से बात कर रहा हूं, मगर मेरी जिंदगी में चमत्कार मैंने पहली बार देखा। क्या बोले उन्होंने, बोले मैं पहली बार चमत्कार देखा। तो मैंने फिर उनको, वो मेरे को बोले, उन्होंने जिनके यहाँ थे ना, उन्होंने बोले, बोले प्रवीण भाई ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कितने सालों से बोले ये साधना किया है, मगर चमत्कार उन्होंने पहली बार देखा। तो मैंने कहा उनको मालूम है क्या ये क्यों हुआ, उनको पता है ये क्यों हुआ। तो उन्होंने उसको पूछा, बोले आपको पता है क्यों हुआ, बोले नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूँ क्यों हुआ। मैंने कहा जब आप कल आए थे सुबह में, कल जब आप सुबह में आए थे, तो सब पब्लिक जमा थी, तो आपने नजरबंदी क्यों किया, आपने नजरबंदी क्यों किया। तो वो एकदम ऐसे चमक गए एकदम, मतलब कुछ उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मैंने कहा आज तो मैं था, तो तुमको निकाल लिया, अगर किसी दिन अगर मैं चला गया होता, तो दुनिया में कोई इलाज तुम्हारा डॉक्टर नहीं कर पाता था। क्योंकि तुम जो कर रहे हो, देखो तुम जो हो उसी में चलो, जो है उसी में चलो। अभी मैं आपके घर में आऊं, बरोबर है ना, और आप मेरे को पानी के अंदर नशे का गोली डाल के दो, तो क्या मतलब है उसका। मैंने कहा तुम आए हो, तुम भगवान की बातें करो, ये नजरबंदी का क्या खेल कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये संसार जो है ना, जितना दिख रहा है उतना छोटा नहीं है। फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा एक वादा करके जाओ, आज के बाद ये काम मत करो। अगर तुम्हारे श्लोक में शक्ति है, अगर तुमने तुम्हारे बोलने में भक्ति है, तो लोग ऐसे भी तुम पे अट्रैक्ट होंगे। तुम ये नजरबंदी का खेल क्यों कर रहे हो। जैसे जादूगर लोग नजरबंदी करते हैं ना, ये जो बड़े बड़े जादूगर होते हैं ना, ये भी नजरबंदी करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो ये विद्या का इस्तेमाल करते हैं। एक किस्सा मेरे साथ हुआ था ना,
तो जिसके घर पे मैं रुका था ना, वो मेरे को बोलता भाई तुम, मैंने कहा यार ये ऐसे चलता है। मैंने कहा ये मतलब ये जो गलत चीज है वो गलत चीज है। आज अपने आंख के ऊपर पर्दा डाल करके अगर कोई पिक्चर दिखाएगा तो नहीं चलेगा। ये ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिंदगी में। अच्छा, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये क्या है, मगर जिनके सामने हुआ है, जिनके सामने हुआ है वो तो पता है कि ये हुआ है ऐसे काम। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। आप बोलते ना भाई आप डायरेक्शन बताइए ना, तो वहां की कुछ ना कुछ कहानी मेरे दिमाग में घुसी रहती है, जो मतलब जो एक्चुअल में हुआ है। अच्छा, वहां पे एक और था प्रॉब्लम, एक और था, मैं आपको बताता हूँ। वही उसी गांव में एक लड़की थी ऐसी छोटी सी, यानी समझो ना कि 12-14 साल की होगी। तो उसको वो बदन में जो है ना वो ब्लड नहीं बन रहा था, ब्लड बन नहीं रहा था। तो उसको हर हर महीने में जो है ना उसको ब्लड चढ़ाना चढ़ाना पड़ता था। तो उनके जो पिताजी थे ना, उनके पिताजी वो मतलब इतने कुछ मतलब अमीर नहीं थे। तो वो क्या करते थे कि गांव में कोई भी आएगा नया आदमी तो उससे थोड़ा पैसा मांग के रख लेते थे, मतलब एक काम इलाज करने के लिए। तो मैं भी उस दिन गया था, तो जिनके यहाँ पे रुका था उन्होंने बोला, बोले प्रवीण भाई इनको कुछ थोड़ा बहुत आप मदद करो, इनके लड़की का खून जो है वो हर महीना बदलना पड़ता है, मतलब हर महीना नया डालना पड़ता है, उसको बनता नहीं है खून उसके बदन में। तो मैंने कहा ठीक है मैं पैसा दे दूंगा, पैसे का कोई बात नहीं है, मगर उसके घर उसका खून बनना चालू करना है क्या? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा मेरे को फिर वो लड़की से मिलना है, बोले चलो। तो हम लोग गए उसके घर पे लड़की से मिलने के लिए। तो मैंने देखा, मैंने उनको एक ही बात पूछा कि मैंने कहा तुमने तुम्हारे घर के अंदर ये लड़की को तकलीफ चालू होने से पहला बकरा काटा था क्या तुमने? तो विचार करने लगा, बोले लड़की को तो 6 साल से तकलीफ है। मैंने कहा वो 6 साल के पहले, मैंने कहा तुमने घर के अंदर बकरा काटा था क्या? तो उसका पिताजी बोले हाँ हाँ एक बार काटा था हमने घर के अंदर बकरा। क्या बोले? हमने घर के अंदर बकरा काटा था। मैंने कहा बस, तो वही उसी वक्त से ये परेशानी हुई है, क्योंकि जब उन्होंने घर के अंदर बकरा काटा ना, घर के अंदर, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि जब अगर कोई खून बहता है तो दुष्ट आत्माएं आ जाती है। तो उस टाइम पे दो दुष्ट आत्मा आ गई थी वहां पे, वो बकरे का खून पीने के लिए। बाद में तो ये लोग बकरे को पका के खा गए, तो फिर खून कहाँ है? वो जो दोनों थे ना वो उसकी बेटी का खून पी रहे थे। उसके बेटी के बॉडी में खून बन रहा था, मगर वो पी जा रहे थे। तो मेरे को बोले अभी क्या करते, मैंने कुछ नहीं करने का, तो दोनों को निकाला बाहर, उनको दोनों को। और मैंने कहा अभी अभी अगर खून बनना शुरू होगा तो आप समझ जाना कि जो मैं बताया था वो सही था। तो वो दोनों को निकाला मैंने, और निकालने के बाद में वो दोनों जो है ना वो मेरे पीछे पड़ गए। अब मैं वहां से निकला तो बाहर बैठे, फिर मैं उसके जिधर मैं रुका था वो घर पे गया तो वहां आके बैठे। अरे मैंने कहा तुम मेरे पीछे क्यों आके बैठे? तो बोले आपने हमको निकाला, अभी आप भी हमको कहीं डालो। मैंने कहा वो काम मैं नहीं करता। मैंने कहा ये वो काम मैं नहीं करता, आपको कहीं डालने का काम मेरा नहीं है। मैंने कहा तुम जाओ अपने रास्ते पे, अपने रास्ते चले जाओ, अब मेरे को जाने दो। मैंने कहा तुम अपने रास्ते चले जाओ, मेरे को जाने दो। अगर नहीं नहीं मानोगे ना तो मैं तुमको ऐसी जगह गाड़ दूंगा ना कि तुमको दूसरा जन्म भी नहीं होगा कभी। फिर वो दोनों मुक्त हो गए। उस दिन के बाद में उस दिन के बाद में उस लड़की का जो है ना, उस दिन के बाद से उसके लड़की का जो है ना वो ब्लड बनना शुरू हो गया बदन के अंदर। उसके बाद में वो ब्लड बनना शुरू हो गया बदन के अंदर। तो ये सब मतलब ऐसी ऐसी कहानी होती है अपने। संसार अपने को जितना दिख रहा है ना, जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां है ना, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके पीछे है ना ज्यादातर फैक्ट यही है। ये जो है ना ये बाहर का परेशानी ज्यादा है, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसके अंदर। तो ये ऐसी ऐसी कहानी होती है। हम लोग जिस जिस एंगल पे जाएंगे ना वहां पे कोई ना कोई कहानी जो है ना वो पहला घटित हुई है अपने साथ में। और बीच में हाँ एक 2 दिन पहले ही किसी का एक कमेंट था कि बोले परवीन भाई अभी आप रक्षाबंधन के ऊपर कुछ बोलना, अभी रक्षाबंधन आ रही है ना त्योहार, तो उसका भी कुछ हमारे को बताना करके। तो ये जो रक्षाबंधन जो त्योहार है ना ये इसके अंदर मतलब हर स्टेज में ना उसका मीनिंग चेंज होता है।
रक्षाबंधन जो है ना उसका हर स्टेज में है ना एक एक मीनिंग चेंज होता है। जैसे अभी जैसे अभी मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है, बरोबर है। जो छोटी बहन है उसको मैं जब रक्षा करने के लिए मेरे को राखी बांधती है, ये उसका मतलब ये है कि भाई मेरी रक्षा करना करके, तो मैं उसको कुछ ना कुछ तोहफा देता हूँ उनको। बहन को अपन तोहफा देते हैं कुछ ना कुछ। तो वो तो जब तक अपन एक ही घर में है दोनों जन, तब तक तो वो घर के घर में ही है तोहफा। मगर यही जब वो शादी करके कहीं और जाती है और जब मैं राखी बंधाने जाता हूँ, तो फिर वो जो पितृ वाली शक्तियां है ना वो उधर काम करती है। क्योंकि फिर मेरे पितृ भी मेरे साथ वहां जाते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए जो है वो उसके वो तैनाती होती है ऐसे पितरुओं की। और वो एक हिसाब से देखने जाओ ना तो एक जिसको बोलते हैं ना कि सिम्टम जो है ना, सिम्टम जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे आज भाई ये चीज मेरा है, ये क्या क्या काम का है। वो एक जो सिम्टम्स रहता है ना, जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है, तो वो क्या होता है कि आप दूसरे रिश्तों से ना भाई बहन का रिश्ता जो है ना ये बहुत अलग होता है। कि जब तक भाई है ना तब तक बहन को एक रहता है कि मेरे को टेंशन नहीं है, भले मेरे से छोटा भाई भी रहे ना। अभी मेरी लड़की है ना, कभी कभी क्या बोलती थी बोले, बोले अरे पिताजी, बोले बोले ये भाई बड़ा रहना मांगता था, मैं छोटी रहनी मांगती थी। तो मैंने कहा क्यों? ये बोले वो मेरी रक्षा करेगा। अरे मैंने कहा वैसे भी रक्षा करेगा, वो छोटा भी होगा तो भी रक्षा कर लेगा। और अभी अभी मगर बोलती है, अभी बोलती है हाँ, अभी तो वो मेरे से छोटा होने के बावजूद मेरे से बड़ा लगता है, दिखने में बोले मेरे से बड़ा हो गया। तो ये जब अगर हमारी बहन शादी करके दूसरे घर में चली गई है, तो जब हम उनके घर में जाते हैं ना, जब हम उनके घर में जाते हैं तो हमारे जो पितृ है ना उनके भी ट्रैवल होती है वहां पे। जैसे हम बोलते थे ना वो चोरू का भाई बोलते थे ना, वैसे ही हो जाता है। मतलब डबल शक्ति जो है ना वो घर में क्रिएट होती है। अच्छा उसमें एक है ना कि अगर समझो अभी मेरी शादी हो गई है, बराबर है, और अगर मैं मेरे बहन के घर में जाता हूँ तो मेरे फैमिली को साथ में ले जाऊं ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। भाई मेरे वाइफ को या मेरे बच्चों को साथ में ले जाऊं, तो क्या होता है एक उनके घर में भी एक गेट टुगेदर का माहौल हो जाता है। भाई दो चार जन, अभी जैसे मेरी लड़की छोटी थी ना, तो मेरी लड़की को टोटल सब मिलाएंगे ना तो 11 भाई सारे, मतलब मेरी बहन, मेरे बहन को भी सब लड़के ही लड़के, और मेरे ससुराल में भी सब लड़के ही लड़के। तो वो सब सब लड़कों को मिलाओ। अच्छा, हमारे हमारे भाई लोगों को भी जो है वो दोनों भाई को एक एक लड़के और एक भाई को 2 लड़की। तो जो मेरी बहन थी ना वो लड़की थी, उसको 11 11 भाई लगते सब। तो हमारे घर में पूरा माहौल एकदम राखी के दिन है ना। अभी तो लंदन बैठी है, अभी नहीं हो पा रहा है, मगर पहले जो है ना माहौल सारा घर में, मतलब ऑलमोस्ट पूरा फैमिली का ही गेट टुगेदर हो जाता था। एक एक राखी है, दिवाली है, ये जो सब त्योहार है ना ये एक एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए। भाई जहाँ पे खुशी होगी ना वहीं पे खुदा की बख्शिश होगी। अगर जहाँ पे खुशी है, अभी चलो अपनी बहन है, अपन अकेला गया राखी बंधा के आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई अगर अपने साथ में अपना फैमिली है तो एक दो जन जावे तो वहां पे भी जरा थोड़ा उनको माहौल जो है ना वो अलग खुशी का माहौल हो जाता है। और ऐसे जरूरी नहीं है कि राखी एक ही दिन में मानना चाहिए। क्या है, मेरी भी 5 बहनें हैं ना, तो पांचों बहनों के घर में एक दिन में तो जा नहीं पाता हूँ। तो एक हफ्ता दिन हमारा प्रोग्राम चलते रहता है, आज ये बहन के घर में, कल वो बहन के घर में, वैसे। मगर क्या होता है, ये बिजी लाइफ में आदमी जो है ना, ये हर कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी पहुंच पाता हूँ कोई कोई साल में। मगर जितना कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश करता हूँ। और अपने अपने फैमिली को, अपने बच्चों को साथ में ले जाओ ना, तो वो एक गेट टुगेदर और का पूरा प्रोग्राम हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने जो त्योहार बनाए हैं ना, इतने सारे त्योहार, आप इंडिया में देखोगे ना अगर हिंदू कैलेंडर में, तो आपको मैक्सिमम त्योहार मिलेंगे, हर दिन त्योहार है हमारा। वो इसलिए है ना क्योंकि वो एक चीज जानते हैं कि भाई खुशी रही तो गॉड गिफ्ट आएगी। एनर्जी जो है ना वो खुशी से आती है, वो जानते हैं। इसीलिए हमारे, आप देखोगे ना, जब त्योहार का महीना चालू होगा तो पूरा महीना ये त्योहार एक त्योहार होता है सारा। ये जिन लोगों ने व्यवस्था करके दिया था हमें, तो उसी वजह से आज भी जो है ना लोग ये समझते हैं कि भाई ये त्योहार है वो त्योहार है। अभी जैसे रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में जो है ना ये भाई बहन के घर में जाता है। फिर भाई दूज आता है हमारा जो दिवाली के बाद, तो उसमें भी बहन अपने घर में आती है। ये सब जो सारा जो कार्यक्रम बनाया ना, ये
खुशी के लिए, मतलब खुशी आएगी ना तो एनर्जी आएगा, तो फिर ऊपर वाले का बख्शीश आएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे यार छोड़ना अभी क्या रांची जाने का, क्या, ऐसा नहीं, मतलब उसको एंजॉय करना चाहिए हर चीज को। और अभी कुछ और कहानी सुनाना है तो। कहानी सुना सकते हैं, या फिर प्रवीण जी कुछ जैसे लोगों ने क्वेश्चन किए थे जो परेशान है उनके भी कुछ इलाज बता सकते हैं आप। इलाज में ना, वैसे मैं इस बार तो मैंने जितने कमेंट आए थे ना, सबके कमेंट में इलाज भेजा हूं मैंने। क्योंकि वो क्या हो जा रहा था कि वो उसमें जो आते हैं ना, एक साथ में बल्क में आते हैं ना, तो वो दे नहीं पाता हूँ, और वो आगे पीछे हो जाता है, वो किसी का किसी को चला जाता है, किसी का किसी को चला जाता है। तो फिर अभी तो जो कमेंट आए ना, कमेंट के अंदर ही तो सबको रिप्लाई डाल दिया मैंने। तो हाँ मैंने देखा बैठे था, बैठे ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है कि आप वहीं हाँ, के वहीं रिप्लाई कर रहे हैं। नहीं उनको मालूम पड़ रहा है ना भाई ये मेरा है। उसमें क्या हो रहा है, वो उसमें टेलीग्राम में है ना, जब मैं आंसर भेजता हूँ सब एक साथ में आंसर जाता है, तो उसमें कौन सा किसका है वही पता नहीं चलता। तो उसमें वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है आदमी को, तो ये मैंने कहा कमेंट में भेज दो, इतना होता है इतना। हालांकि सब नहीं भेज पाता हूँ, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ जितना चला जाएगा, तो बाकी मैक्सिमम तो चला ही जाएगा जो उनका है ना। और इसमें क्या है, तो कुछ कुछ ऐसी भी बीमारियां है ना कि जो बहुत छोटा छोटा है, तो उनका भी लिख देता हूँ। मगर होता क्या है, एक जन ने, किसी ने ना, जो वो ब्लड प्रेशर के बारे में एक साथ में कम से कम 10 बार मैसेज डाला। अच्छा, मैंने उसको एक मैसेज में आंसर दे दिया हूँ, मगर उनको वो पता नहीं चला। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है ना आजकल सबको है, तो उसके लिए एकदम बेस्ट इलाज है ना, आज मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको पॉडकास्ट में। ये जो कड़ी पत्ता आता है ना, कड़ी पत्ता हमारे घर में जो खाने में डालते हैं हम लोग, कड़ी पत्ता, ये 3 4 5 कड़ी पत्ता ले लिया सुबह में, और चबा लिया। उसको चबा लिया ना आपने, कड़ी पत्ता को, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो कंट्रोल में आ जाता है। और उसमें थोड़ा अगर टेस्ट नहीं जमता है तो उसके साथ में है ना, पुदीने का 1 2 पत्ता डाल देंगे ना, तो चबाने में भी बहुत टेस्ट लगेगा। कड़ी पत्ता और पुदीना जो है ना, हर घर में जो है ना वो है ही है। तो ये तो अगर बीपी के आप लिए होता है कड़ी चार पत्ता पांच जो दिन आप बता रहे हैं? हाँ, बीपी के लिए होता है कड़ी पत्ता? हाँ बीपी के लिए, बीपी के लिए, बीपी के लिए, बीपी कंट्रोल में लेने के लिए। वो चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, वो इसको कंट्रोल कर लेता है। उस दिन जो हमारे साथ वो राजू भाई बैठे थे ना, उनको भी बीपी का बहुत प्रॉब्लम था। तो वो डॉक्टर बता रहा था, बोले, वो मैंने कहा कुछ मत करो, तुम कड़ी पत्ता खाओ। वो कड़ी पत्ता उन्होंने 8 10 दिन खाया, वो लेवल में आ गया बिल्कुल। अभी जब भी कभी कम ज्यादा होता है तो कड़ी पत्ता खा लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब किसी के बारे में भी, चाहे जितने भी धर्म है ना, उसमें कहानियां जो है ना, कहानियां, वो कहानियों में पूरा आदमी को उलझा दिया। जो इंसान का काम का चीज है ना, वो बता ही नहीं रहे कि भाई जो काम का चीज है, भाई जो परेशानी है उसका हल बताए ना। अभी आदमी लोगों को जो है ना, कहानियां ही सुनने का आदत पड़ गया कि भाई कहानियां सुनते। अच्छा, सच्चाई अगर बताने जाएंगे ना अपन, तो वो उनकी समझ में नहीं आता। अरे बोले यार, कड़ी पत्ता खाने से क्या हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। मगर खा के देखो, अगर एक बार खा के देखेंगे ना, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है, आप 4 दिन कड़ी पत्ता खा लो और 5वां दिन टेस्ट करा लो, आपको पता चल जाएगा ना भाई। जो चीज छोटा दिख रहा है ना, वो छोटा नहीं है। हमारे खाने में भी सब डालने का कारण क्या है, हमारे खाने के अंदर ये सब चीज डालते हैं इसी के लिए कि भाई ये अपना बदन एकदम सही रहे। तो प्रवीण जी, ये कड़ी पत्ता हमें खाली पेट खाना है या किसी भी समय खा सकते हैं? खाली पेट, खाली पेट सुबह में। जो भी मेडिसिन है ना, मेडिसिन अपने को जो भी है ना, वो सुबह में खाली पेट खाएंगे ना, तो उसका असर प्रॉपर आता है एकदम। और उसके 15 20 मिनट के बाद में आप कुछ भी खा सकते हो। एक बार वो डाइजेस्ट हुआ, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा, आधा घंटे के बाद आप कुछ भी खाओ, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे छोटे छोटे इलाज बहुत से हैं, जो मैं अभी लोगों का, जैसे कमेंट आता है तो डाल देता हूँ उसके अंदर। अभी एक दिन, अभी एक काम करूंगा ना कि जितने भी अपने ट्रीटमेंट है ना छोटे छोटे, इसका एक लिस्ट बना के है ना, एक दिन उसका एक छोटा क्लिप भी अलग से बना देंगे। मुझे इनफैक्ट प्रवीण जी किसी ने कमेंट में सजेस्ट भी किया था कि जो आपने जितने इलाज बताए हैं ना, हमारे जो 11 पॉडकास्ट बने हैं, उनसे हाँ छोटे हाँ छोटे हाँ हाँ। मतलब शॉर्ट्स वगैरह, उसके लिए मुझे समय चाहिए, वही समय की भी तो अभी मेरे पास इसमें ना, भी इसमें हो अपन ने जाती है। बनाऊंगी मैं। अपन ने जो लास्ट टाइम उसका डायलिसिस का इलाज बताया था ना, डायलिसिस का, तो वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
वो एक बीच में कमेंट किया था मेरे को, बोले कैसे लपेटना है बदन में? अरे मैंने वो बदन में लपेटना नहीं है। तो आप जैसे वो वीडियो बना रहे हो ना मैडम, जो छोटा छोटा अभी वीडियो बना रहे हो ना, उसमें ये डायलिसिस वगैरह का भी बना लो ना, वो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश कि करती हूँ, इस मैं तरह से कोशिश बिछाना है, करती हूँ। हाँ। हाँ, एक ड्राइंग के माध्यम से हाँ समझाते हुए कोशिश करूंगी कि शॉर्ट्स बनाऊं। मेरी ड्राइंग हाँ, इतनी कि अच्छी बाबा इस नहीं है, तरह पर से, कोशिश करूंगी। इस तरह से कपड़े का पाइप बनाना है, इस तरह से भरना है, और ऐसे सुला करके ऐसे रखना है करके। तो वो इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और मुझे दो बहुत से लोगों को जो है ना, मुझे करना है ये बहुत से शॉर्ट्स लोगों का को तो। इलाज जो है ना, हाँ, बहुत से लोगों को जो इलाज हुआ है ना, अभी एक डॉक्टर का बीच में था मेरे को, तो मैसेज आया, कमेंट आया था कि बोले मेरा एक पेशेंट का जो है ना, वो पैर में जख्म नहीं भर रहा था 3 महीने से, हर दवा किया उसके ऊपर, वो नहीं भर रहा था। फिर आपका प्रोग्राम देखने के बाद मैंने उसको केले का पत्ता लगाने को बोला, और 4 दिन के बाद में उसके जख्म भर गए। 4 दिन के बाद, अच्छा डॉक्टर है वो खुद, वो लिखता भी है, मैं आपको भेजूंगा वो मैसेज, कमेंट। वो बोले मेरा पेशेंट को, यानी उसका जो पेशेंट है ना, देखो कोई कोई चीज है ना, हर चीज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है अवेलेबल। तो अभी ये जो चीज है ना, अच्छा मैं एक चाहता हूँ ना कि मैडम जिनका जिनका जो है ना, जिनका जिनका ट्रीटमेंट से ठीक हुआ है, बरोबर है ना, उनका भी अगर आप एक शॉर्ट क्लिप लेना चालू करेंगे ना वीडियो पे, जैसे हम लोग अभी जूम में कर रहे हैं ना, ऐसा अगर शॉर्ट क्लिप ले लेंगे ना आप, तो वो अपने इसमें ऐड करने से ना, लोगों को पता चलेगा कि भाई ये इस तरह से लोगों को मतलब ठीक हो रहा है करके, परेशानियां। बीच में एक डॉक्टर, एक और भी एक लेडी डॉक्टर थी, तो मतलब ओल्ड एज है उनका, कम से कम 60-65 साल के। तो उन्होंने भी एक मैसेज भेजा था कि बोले परवीन भाई, माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था ना वो मेरे को भी था, जबकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया मगर वो जा नहीं रहा था। मगर जो आपने ट्रीटमेंट बताया ना, वो ट्रीटमेंट से जो है ना मेरे को बिल्कुल रिलैक्स हो गया करके। और वो मेरे को बोल रहे थे, क्या बोले, कभी आपसे मिलना चाहूंगी मैं, कुछ मतलब मेडिकल के बारे में, जो 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 उनको नहीं मिल रहा है इलाज, उसके बारे में समझने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, कभी होगा तो हम लोग देख लेंगे, कभी मिलेंगे तो। हम लोग जो जूम के ऊपर मीटिंग करते हैं ना, उसमें और जो हम लोग सामने सामने बैठ के करते हैं ना, उसमें फर्क होता है। क्यों? कि अगर आपके दिल में कुछ है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, जूम के ऊपर क्या याद भी नहीं आता है उस टाइम पे ज्यादा करके। नहीं, जूम में क्या होता है ना प्रवीण जी, हम एक जो बोलेगा फिर उसी को ही दिखना होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप आए हैं तो आप ही ज्यादा से ज्यादा बोलें। अभी देखो, एक ब्लड प्रेशर का मैंने बताया, बरोबर है ना। अभी एक है दर्द का। अगर कहीं भी मस्कुलर पेन है आपको, बॉडी में कहीं भी अगर मस्कुलर पेन है, तो वो पाम और ये वगैरह लगाने के पीछे जाने से अच्छा, रात को सोने के टाइम है ना, थोड़ा सा नींबू निचोड़ने का, और उसका जो रस है ना, अभी आप समझो यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो नींबू का रस यहाँ पे जो है ना, ये ऐसा थोड़ा अप्लाई कर देने का, ये अप्लाई कर देने का। और जो अदरक है ना, अदरक, जो गार्लिक, गार्लिक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जिंजर, अदरक जो है ना, उसको पानी में उबालने का, चाय की तरह, ऐसा थोड़ा उसको ये करके स्क्रब करके उबालने का, और वो जो है ना, वो पानी पीने का। अगर उसके अंदर थोड़ा हल्दी डाल देंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, अगर स्वाद के लिए नमक भी डाल सकते हैं, तो उससे जो है ना, ये आपका पेन है ना, एक तो बाहर से होगा, मस्कुलर आराम होगा, और अंदर से भी जो है ना, वो अदरक खोल देता है। तो अगर हमारे बदन में, अगर आपके पूरे बॉडी में पेन होता है, बहुत से लोग हैं ना, सुबह उठते हैं, वो बोले पूरे बदन में दर्द हो रहा है, उनके लिए तो वो अदरक का पानी मस्त है। अगर वो चाय भी पीते हैं तो चाय में भी अदरक डाल के पियेंगे तो भी चलता है। मगर अदरक का पानी पियेंगे ना, तो वो बदन दर्द जो है ना, इसमें क्या है, कोई कोई बेसिक चीज है ना, जैसे अभी अदरक है, तो अदरक जो है ना, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना, ये नर्वस सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो, उसको मतलब फ्लेक्सिबल करता है, आराम करता है। और हम जब बाहर से लगाते हैं ना, बाहर से लगाते हैं, तो वो तेल भी उसको अपना, नींबू का रस भी आराम करता है उससे भी, मस्कुलर में। अभी कोई कोई लोग बोलते हैं कि भाई रात को नींद नहीं आती है, रात को बहुत लोगों को सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है। वो नींद नहीं आने का कारण क्या है? कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो कहीं ना कहीं एंगेज है। आदमी को नींद कब नहीं आती है? जब उसका ब्रेन एंगेज है। एक उसकी वजह से नहीं आती है, और दूसरी, अगर आपका ब्रीथिंग क्लियर नहीं है, ब्रीथिंग ब्रीथिंग क्लियर नहीं है, तब भी नहीं आती है। ऐसे दो दो परिस्थिति होता है। तो एक तो है, अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप 2 मिनट बैठ करके जो है ना, ऐसे लंबे लंबे श्वास लेंगे ना, लंबे लंबे। देखो अस्थमा का जो है ना, अस्थमा का, जो लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, जो लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है,
तो ये पान वाले के पास जो कत्था मिलता है ना, कत्था, ये कत्थे को सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसा उंगली डुबा करके चाट लेने से ना, आप 8 दिन 4-5 दिन चाटेंगे ना, तो अस्थमा जो है वो इन्फेक्शन निकल जाता है बॉडी का, जो अंदर का इन्फेक्शन है ना वो उससे निकल जाता है कत्था से। प्रवीण जी, कुछ लोग और भी ना अगर कोई, कुछ लोग कमेंट में, कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि वो लोग भी ना ध्यान योग साधना करना चाहते हैं, तो अगर कोई टिप्स है हाँ उनके हाँ, लिए तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। टिप्स में ऐसा है ना कि ध्यान साधना में मेन तो यही होता है कि आपका माइंड जो है ना वो डिसएंगेज होना चाहिए। आप जब भी अगर ध्यान साधना करने बैठते हो तो आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। आपका मन में कोई अगर विचार होंगे तो आप नहीं कर पाओगे ध्यान साधना, क्योंकि उससे काम बैठे रहेंगे मगर उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो जितना हो सकता है ना इतना मतलब खुद को डिसएंगेज रखेंगे ना, तो ध्यान साधना कर सकते हैं। और एक है ना कि अगर समझो ध्यान नहीं लग रहा है आपका या जो भी है, तो आप 5 मिनट सिर्फ एक ही काम करो कि जो सांस है ना, हमारी सांस, जो सांस है वो ऐसे सिर्फ खींचना है और छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है। ऐसे 5 मिनट भी आपने कर लिया ना, तो ये आपका माइंड है ना, ये रिलैक्स होने लगेगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा माइंड, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगा। अल्टीमेटली सब जो है ना वो साइंस में आके रुकता है कि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिल गया तब वो शांत हो जाता है बिल्कुल। ऑक्सीजन कम होने से भी आपका ध्यान विचलित होते रहता है थोड़ा सा। अच्छा प्रवीण जी, मेरे को याद आ हाँ रहा है एक क्वेश्चन, किसी ने ना पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि मानसिक रूप से अगर कोई बीमार है तो क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल 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 हो सकते हैं। उसके लिए क्या इलाज हो बिल्कुल हो सकता सकते, है? देखो मानसिक में है ना, मानसिक में दो चीजें, मानसिक बीमारियों में एक है कि उसका बॉडी का ग्रोथ नहीं हुआ है तो मानसिक प्रॉब्लम है, और दूसरा जो है तो वो दूसरे में अगर कुछ बाहर का पकड़ा है तो मानसिक प्रॉब्लम है। अगर कोई बाहर का पकड़ा है तो मानसिक प्रॉब्लम है। या तो आपका बॉडी ग्रोथ नहीं हुआ है, अगर ग्रोथ नहीं हुआ है जिसका, तो उसको जो है ना उसको चांदी के बर्तन में खाना दो, चांदी के बर्तन में उसको जो भी खाना दो, वो चांदी के गिलास में, चांदी के थाली में, चांदी की कटोरी में खाना दो, उससे उसका ग्रोथ फास्ट होगा। भाई अभी जो समझो, अगर उसका 5 साल का है बच्चा, 10 साल का है, उसका ग्रोथ 5 साल का है, तो अगर वो चांदी में 1 साल खाना खाएगा ना तो वापस वो 10 साल पे आ जाएगा उसका ग्रोथ। ये ग्रोथ जो है ना वो फास्ट होगा चांदी से, चांदी में खाना खाने से। और दूसरा, अगर पहला सही था और बाद में वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको सुबह शाम नमक चटाना चालू करो, सुबह में और शाम में। अगर सुबह में और शाम में उसको नमक चटाएंगे ना, तो उसका जो है ना वो अगर कुछ बाहर का होगा तो वो हट जाएगा उसके अंदर से। ये दो तरीका है, ये दो तरीका से आप करेंगे ना तो इसका रिजल्ट आता है, मगर इसका रिजल्ट जो है ना आप सोचेंगे ना एकदम से आना चाहिए, नहीं आएगा। हाँ, अगर बाहर का होगा ना तो 8 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो 8 दिन में उसका जो है ना दिमाग ठीक हो जाएगा मतलब जगह पे। मगर अगर ग्रोथ का प्रॉब्लम है तो उसको कम से कम आप साल भर पकड़ के चलो, 1 साल तक जो है ना अगर उसको हमने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया तो उसमें आपको फर्क दिखने लगेगा, 100% दिखेगा। क्योंकि चांदी जो है ना वो इलेक्ट्रिकली बैलेंस कर देगा उसको, बॉडी को, बॉडी का हाई ग्रोथ हो जाएगा उसका, फटाफट फटाफट बढ़ेगा। जैसे जुना जमाने में ना, पता है आपको, राजा महाराजा थे ना जो, वो चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। और इसका कारण है कि राजा महाराजा जो है ना वो आम आदमी से ऊंचे दिखेंगे आपको, हाइट और बॉडी में, राजा महाराजा। उसका कारण यही है कि चांदी में खाना खाने से उनका ग्रोथ जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाता, फास्ट हो जाता था। ये भी एक बात है। तो ये हम लोग ये एक प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इंडिविजुअल आदमी होगा ना, इंडिविजुअल आदमी, तो उसके लिए जो है ना अपन हुक्म ले सकते हैं बाबा का। मगर तो इन जनरल हम लोग बता दें ना, इन जनरल, तो मेरे को कुछ मेरे एक्सपीरियंस से बताना पड़ता है, जो पहले का जो काम किया है उसका एक्सपीरियंस से मेरे को कॉमन जो है ना वो सबको देना पड़ता है। और आज आदमी लोग जितने जाप कर रहे हैं ना, अभी हमने एक ओम का जाप बताया, जब तक ओम का जाप अगर आपका सिद्ध नहीं है ना, तो आप किसी जाप को सिद्ध नहीं कर पाओगे। आप किसी भी जाप को कितना भी करोगे ना सिद्ध नहीं होगा। क्यों? कि सबके आगे जो है ना ओम जो है ना वो उसका बिगिनिंग है,
अगर आप पहली 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 स्टैंडर्ड में ही पास नहीं हुए तो दूसरी तीसरी पांचवी में कैसे पास हो जाएगा? तो ओम का अगर सिद्धि होता है जब आदमी के पास, और तो वो फिर आगे ग्रोथ चालू हो जाता है। अभी बीच में अभी अभी आपको बोलना नहीं चाहिए, अभी वीडियो में बीच में किसी ने मेरे से वो मंत्र मांग लिया, बोले मेरी बहुत इच्छा हो रही है मंत्र करने की। मैंने कहा इच्छा हो रही है तो दे देता हूँ, मगर फिर उसको हैंडल बरोबर करना। बोले ठीक है। अब मैंने दे दिया मंत्र। 4 दिन के बाद फोन आया और बोले मेरे को ये नजर आ रहा है, मेरे को ये नजर आ रहा है। मेरे को, मैंने कहा तुम्हारा पोर्टल खुल गया? अरे बोले ये कुछ डरावना भी नजर आ रहा है। बोला डरने का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कुछ यही है। डरना डरने जैसा कुछ भी नहीं है। उसको समझना है, उसको समझना चाहिए। अच्छा हो क्या जाता है, अभी अभी अगला आदमी जो है उसको समझा दिया तो समझ गया, तो अभी उसको कंट्रोल कर रहा है शक्ति को। अच्छा बहुत लोग जो है ना वो समझ ही नहीं पाते, वो समझने से पहले ही मेंटली बैलेंस। तो ये मंत्र भी जो है ना, ये जो हम लोग जाप करते हैं ना, वो जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक प्रॉब्लम नहीं है। तब तक तो एक एक्सरसाइज हो गया, वो दिल लुभाने का चीज हो गया। मगर जब वो सिद्ध हो गया उसके बाद में तो बहुत तकलीफ का काम हो जाता है। अभी ये सब जो बोलते हैं ना, ये रुद्राक्ष पहनते हैं, ये पहनते हैं अपन। मैंने आपको बताया रुद्राक्ष का कहानी बताया था? नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। रुद्राक्ष की रुद्राक्ष नहीं का बताया अभी कहानी? आपने नहीं बताया, नहीं नहीं, रुद्राक्ष का नहीं। हाँ। हाँ तो मैं एक कहानी बताता हूँ आपको रुद्राक्ष का। तो समझो ना, यंग, मेरा एज यंग था एकदम, 16-18 साल का होगा मैं। तो एक बार एक पान वाले के पास खड़ा था। उधर एक बाबा आया, बाबा ऐसे वो कपड़ा पहन के आते हैं ना बाबा। तो एक मारवाड़ी छोकरा खड़ा था। तो उसने उसको क्या पूछा, बाबा को, बोले तुम्हारे पास एक मुखी रुद्राक्ष है क्या, एक मुखी? तो उसने बोला हाँ है। तो बोले दिखाओ। तो उसने निकाल के दिखाया। तो देखा उसने, बाद में उसको बोला ये कितने में दोगे? तो बाबा बोले ये हम बेच नहीं सकते। अरे बोले तुम बोलो ना कितना पैसा चाहिए। अच्छा मारवाड़ी छोकरा पैसे वाला था, उसको मैं जानता हूँ, हमारे साथ में ही रहेगा। बोले नहीं नहीं, इसको मैं बेच नहीं सकता हूँ, तुमको चाहिए तो मैं परीक्षा करके दे सकता हूँ। तो बोले कैसे? उसने उसका हाथ लिया, वो बोले ये रुद्राक्ष रखा खुद के हाथ में, और उसको बोला ऊपर हाथ रखो। तो उसने हाथ रखा। तो 2 मिनट के, 2 मिनट भी नहीं, 1-1.5 मिनट के बाद में उसने हाथ हटा लिया। वो उसके लड़के के हाथ में ना ऐसे जल गया, मतलब ऐसे चटका लग गया हाथ में। उसने हटा लिया। तो मैं बाजू में खड़ा था। तो मैं बोला यार ये कुछ जादू कर रहा है कि ये हाथ कैसे जल गया? तो मैंने कहा लाओ मैं रखता हूँ, मेरा जलाओ। बोले रखो, आप रखो। बोले अच्छा, मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, मैंने रख दिया। 2 मिनट के बाद में उसने हाथ पलट दिया और वो रुद्राक्ष मेरे हाथ में दे दिया, खुद का हाथ हटा लिया। बोले ये आपके पास रहेगा। अरे बोला मेरे को क्या करना है, मेरे को नहीं चाहिए। बोला पकड़िए, तो मैं देख रहा था, जादू देख रहा था। अरे बोले नहीं, तुम रखो, तुम्हारे भाग्य में आ गया है, इसको रखो तुम। अरे मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए ये चीज। मैंने कहा मेरे को इसका समझता नहीं है कुछ, मेरे को सब ये सब चीज, मैं बोला ये सब चीज मेरे को नहीं समझता है। तो बोले यार तुम्हारे को भगवान ने दिया है, तुम रखो इसको, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे मैंने कहा मैं इसको क्या करूंगा, मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। ये तो ये हाथ रखा था तो मैं भी रखा। अच्छा मैं तो ऐसे ही देखने गया था, क्योंकि मेरे हाथ क्या थोड़ा वो काम कर करके बहुत कड़क थे ना। मैंने कहा कैसे जलता है देखेंगे। उन्होंने बोला इसको रखो आपके पास, आपके लिए अच्छा है। और बोले दोरे में बांध के गले में रखो। मैंने कहा ठीक है। बोले दिवाली के दिन है, दिवाली के दिन इसको दूध में डालना, दूध का कटोरा भर के उसमें डालना, और 5-10 मिनट के बाद निकाल लेना। इतना ही करना है बस इसको। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ले लिया। अभी मैं वो मारवाड़ी को बोला तेरे चक्कर में यार ये मेरे पास आ गया, मेरे को क्या मतलब है इसका? अरे बोले रखना, बोले ये आने से बहुत भाग्य खुलता है। बोले अरे मैंने कहा भाग्य, अच्छा मेरे को भी क्या था, मेरे को पैसे के लिए बहुत था, बोले भाग्य खुलता है। बोले हाँ। बोला फिर रखता हूँ इसको मैं। अच्छा मैंने भी दोरे में बांध दिया गले में। आप यकीन नहीं मानेंगे, रात को सो ना, रात को सो तो ऐसे लगता है अपने ये बाजू कोई आके बैठा, फिर लगता है ये बाजू कोई आके बैठा। अच्छा हमारे घर वाले हैं ना, वो मेरी बहन उड़ी मार के खड़ी हो जाए, "ए, कौन है कौन है?" उसके ऊपर से कोई चल के जा रहा है। घर में सब परेशान, घर वाले परेशान, ये क्या हो रहा है? तब मैं बोला ये जब से ये रुद्राक्ष बांधा हूं तब से ऐसा हो रहा है। अच्छा उस टाइम पे मेरे बाल ऐसे बड़े बड़े थे, कभी आपको मैं फोटो भेजूंगा। ऐसे बड़े बड़े बाल रखता था, मेरे को बड़ा शौक था वो इसके अपना संजय दत्त सरी का, ऐसे बाल रखता था लंबे लंबे। तो मैंने कहा यार, इसको क्या करूं? फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा यार वो शंकर भगवान की जटा होती है ना, तो शायद उसके अंदर रख देवे तो
तो मैंने क्या किया, उसको लेकर के ना ऐसे सर पे रखा और ये ऐसे रबर लगा दिया बाल को, तो सब बंद हो गया खेल। फिर लोगों मतलब परेशानी बंद हो गया सबका। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जितने दिन मेरे पास था वो, तो मैं उसको रात को है ना, शाम हो जाएगी बाद में सर में रखता था, और सरदार लोग की तरफ ऐसा मुंडा बांध के रखता था। एक मुखी रुद्राक्ष है ना, एक मुखी रुद्राक्ष रखना इतना आसान नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना एक मुखी, तो अगर सिद्ध रुद्राक्ष आ गया तो ये उसके पीछे ना सब ये प्रेत आते हैं, भूत लोग आते हैं। वो रुद्राक्ष जहाँ होती है ना, वो शंकर भगवान के सब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गण गण होते हैं ना, वो आना चालू हो जाते हैं सारे। तो वो अगर उस टाइम पे कोई भी कहीं से आता था ना, तो अपने दरवाजे के बाहर कौन आया ना अपने को पता चल जाता था। अच्छा अगर कोई आने वाला है अभी, तो अपने को मालूम पड़ेगा अभी वो आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्या मांगने आ रहा है। वो एक मुखी रुद्राक्ष का वो पावर होता है। फिर हम लोग एक दिन दिवाली का दिन था, तो मैंने उसको निकाला दोरे में से निकाल के इतना बड़ा कटोरा लिया दूध का, उसके अंदर डाला। मैंने कहा वो साधु महाराज ने बोला था दिवाली का दिन डालने को, डाल दिया। 5 मिनट के बाद, 5-7 मिनट के बाद जब मैं निकालने हाथ डाला ना, तो उसके अंदर पानी था ही नहीं, खाली मलाई था, खाली मलाई। ऐसा हाथ डाला ना अंदर निकालने के लिए, तो खाली मलाई, पानी नहीं था। वो पूरा पानी उसने सोख लिया रुद्राक्ष ने। ये एक मेरे साथ में ये एक चमत्कार देखा था मैं रुद्राक्ष का, कि निकाला तो वो दही के अंदर मतलब ऐसा दही कैसा दही रहता है ना, ऐसे दही की तरह वो निकला। फिर उसको निकाल करके मैं रख लिया। तो सुबह में जाने का था और नदी में नहाने के लिए, गणेशपुरी में नदी है, तो नदी में नहाने का था। मैंने कहा चलो वहीं से दोरा खरीद लूंगा, वहां पे मंदिर के बाहर दोरा मिलता है, उसी में डाल लूंगा फिर। तो मैंने रख लिया साथ में। तो हम लोग गए नदी में नहाने, तो उस वक्त वो अंदर से कब गिर गया वो कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने बहुत ढूंढा, बाद में मिला नहीं मेरे को। मैं कम से कम 6 महीना था मेरे पास 6 महीना था। एक मुखी रुद्राक्ष 6 महीना था मेरे पास। ये मतलब बहुत सी चीजें ऐसी है ना। देखो आपके घर में है ना 50 वायर है करंट के, 50 वायर है। आप 49 वायर को हाथ लगाया, आपको लगे कुछ नहीं हुआ कि उसमें करंट नहीं था, मगर जो 50 वायर है उसके अंदर करंट था, तो वो झटका देगा। तो उसी तरह हम लोग संसार में बहुत काम करते हैं कि जिसका हमारे को कोई परिणाम नहीं मिलता है, मगर जिस वक्त वो सही जगह पे चला गया, तो वो जो परिणाम देता है ना, वो हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा परिणाम देता है। जा अंदर जा, मम्मी के पास जाओ, जाओ मम्मी के पास, ये लो, इधर आ जा, इधर बैठ। अंदर जाता, अंदर जा, उसको ले आइए मम्मी के वीडियो पास में, जाता। उसको ले आइए हाँ, वीडियो में, उसको ले ये आइए। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, देखा, दिखा, दिखा क्या दिखा, नहीं, तो थोड़ा ऊपर हो गया है। क्यों किधर आ? ये देखो, क्यों, दिखा, दिखा या नहीं दिखा, ये बैठा है देखो। हाँ हाँ हाँ, देख लिया। ये शेर से कम नहीं है, ये शेर से ज्यादा बड़ा है ये। इसको भी तो मेरे वीडियो को में बैठा थोड़ा, लीजिए, इसको भी वीडियो में बैठा लीजिए। हाँ, आजा, क्यों ऊपर आजा, नहीं वो उसके मुड़ के ऊपर आया आया आया, आजा आजा, आपकी बात मान लिया उसने, आजा 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 आजा, आजा बैठ जा बैठ जा। आंटी है चलिए, आज एक आंटी है आज ना, आज प्रवीण जी के साथ उनके पार्टनर, ठीक है प्रवीण जी, कंटिन्यू हाँ कीजिए, अच्छा लग रहा है। ये हमारा बड़ा बॉस क्यूट है, है। ये बॉस है हमारा। क्यूट है बहुत डॉग आपका। अरे बहुत बड़ा है ये ना जो, ये है बहुत बड़ा। ये अभी दिखता है ऐसा वीडियो में, ये एकदम बड़ा है ये शेर के जैसा। क्या बोले आंटी, आंटी क्या बोले, हैं हैं, क्या बोल रहे, बड़ा शेर के जैसा है इसका ये। नाम क्या है प्रवीण जी, इसका नाम क्या है? इसका नाम ड्यूक, 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 अच्छा ड्यूक है ड्यूक। इसका नाम। हाँ, ड्यूक। ड्यूक है। चलिए, आज अरे से वो, ड्यूक, ड्यूक भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा हो गए। अरे बहुत बहुत बदमाश है वो। हाँ, बैठ बैठ बैठ, जरा मैं जरा देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा रह गया मेरा। हाँ, तो ये जो कुदरती जो चीजें है ना, ये चाहे मंत्र जाप है, चाहे रुद्राक्ष है, चाहे डायमंड है, ये जिसको असर करते हैं ना उसको तुरंत करते हैं। अगर अगर आपका फिलामेंट चालू है, अगर आप एक बार अध्यात्म में चले गए हो,
तो वो हर चीज आपको असर करता है, हर चीज असर करता है। अभी एक एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, कि ओ, एक जो मेरी मिसेज गुजर गई थी ना, जो जो मैंने बताया, उसका एक अंगूठी पड़ा था डायमंड का। तो मैंने कहा यार ये तो महंगा डायमंड है, 5-6 लाख रुपए का है। मैंने कहा इसको अभी मैं यादगिरी के लिए मैं पहनता हूँ। तो मैंने उसको बना करके मैंने पहन लिया। अच्छा, मैं तो ऐसी पहन लिया, कोई पंडित वंडित ने बताया नहीं था, ऐसी पहन लिया। वो पहनने के बाद में कुछ ऐसा होने लगा ना कि अपने आप में, अपने बॉडी में जो है ना, ऐसे लगने लगा कि जैसे अलग से एक शक्ति आ गई है अंदर, एकदम अलग से शक्ति आ गई है। एक दिन मैं बैठा था ऑफिस पे हमारे, तो उतने में अभी क्या अपना जमीन का काम काज है, तो एक कभी कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये पुलिस वगैरह आते रहते हैं, कभी कुछ काम रहेगा तो, कि भाई क्या है क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम है। तो एक कोई 2-3 दिन पहले आके गया होगा ऑफिस में, बुलाया करके। तो हम तो कोई गए नहीं थे, सीनियर इंस्पेक्टर खुद आ गया ऑफिस में। तो मैं मेरे कैबिन में बैठा था, तो उतने में आए मेरे कैबिन में और मेरे को बोले, तुम लोग को बहुत मस्ती आ गया है, बोले हाँ, बुलाते तो आते नहीं तुम लोग मिलने के लिए। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया। अच्छा, मैं कभी ऐसा मतलब रूडली कभी किसी से बोलता नहीं हूँ। तो उनको ऐसी कुछ बातें बोल दिया ना कि वो तुरंत वहां से निकल के मेरे पार्टनर के कैबिन में चले गए। उसको जाके बोलते, बोले ये परवीन पागल हो गया है? बोले, क्या बातें कर रहा है? बोले क्या हो गया? अरे वो बोले हमको ही डराने की बातें कर रहा है, नहीं ऐसा हो गया। तो वो मेरा पार्टनर बोलता है उसका दिमाग खराब है, अभी थोड़ा जाने दो। ऐसा करके उसको समझा के भेज दिया। फिर मेरे को बुलाया, अरे मेरे को बोले परवीन क्या हो गया, क्या बोला उसको? अरे मैंने कहा कुछ नहीं, दादागिरी की बात कर रहा था। मैंने कहा तू हमारे को दादागिरी मत सिखा। ऐसी ऐसी बातें होने लगी सारी। बाद में ये किस्सा हो गया, उसके 2-3 दिन के बाद में मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली में एक हमारे वो पंडित जी है, मतलब जो कुंडली वगैरह देखते हैं ना, पंडित जी, तो उनके साथ मेरा अच्छा जमता है। तो मैं जैसे उसके घर में गया ना, मेरे को क्या बोले मालूम है देख के? ए बोले तूने हीरा पहना है क्या? मैंने कहा हाँ क्यों? बोले उतार उतार उतार। अरे बोला क्या हो गया? मैंने उतारा तुरंत हीरा। मैंने कहा क्या हो गया? अरे बोले पागल हो, बोले तू 2-3 महीने में जेल में चला जाएगा, तेरे हाथ से ऐसा काम हो जाएगा। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले तुम्हारे कुंडली को हीरा सूट ही नहीं करेगा। बोले पहले से तुम्हारा शुक्र है इतना पावरफुल है, ऊपर से तुम ये पहन लिया, तुम तो बोले आदमी का मर्डर कर देगा, बोले किसी का। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? मेरे को बोले तूने तेरी शक्ल देखी है क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले फोटो खींच और पहले के फोटो के साथ मिला के देख। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने फोटो खींच के पहले के फोटो के साथ मिला के देखा, मेरे को खुद को नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये मैं हूँ। इतना फेस चेंज। ये मतलब जिसको इफेक्ट नहीं करता है उसको कुछ नहीं। मगर अभी एक दिन आऊंगा ना मैं आपके यहाँ पे, तो अगर आपके पास कोई डायमंड होगा ना, तो एक एक बार पहला फोटो खींचना, बाद में आधा घंटा मेरे हाथ में दे देना, सिर्फ आधा घंटा। आधा घंटे के बाद शक्ल चेंज होता है। ये जो है ना सब ऐसा एकदम डार्क हो जाता है बिल्कुल। और मतलब यंग कैसे होता है आदमी, ऐसे लगेगा तुमको इसका उम्र 10 साल कम हो गया, 10-15 साल। और गुस्सा, इतना गुस्सा आता है ना, उससे पूछो मत। तो ये जिनको असर नहीं करता ना उनके लिए ठीक है। आप तो मेरे को देखा होगा, मैं कभी कुछ पहनता नहीं इसके लिए। पहला मैं सब पहनता था, पन्ना पहनता था, वो पहनता था। ये सब बाद में जब से डायमंड उतारा ना, वो वो पंडित जी बोले, तेरे को कुछ पहनने की जरूरत नहीं, बोले कहाँ पहनने जा रहा है तू? ये संसार में बहुत सी चीजें है ना, कि जिसका इफेक्ट किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है। जैसे अभी एक पानी है, एक सिंपल बात बताता हूँ, एक पानी है, एक पानी के अंदर समझो अगर कोई कलर है, तो उसके अंदर आप दूसरा कलर डालोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले से एक कलर है उसके अंदर। अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो आप जैसी कलर डालोगे ना तुरंत पता चलेगा। तो मेरे साथ में कुछ ऐसा हो गया ना, कि जब से बाबा का आशीर्वाद आ गया ना, तो हर चीज है ना वो तुरंत इफेक्ट करता है। हर चीज ऐसे तुरंत, अगर किसी के घर में जाऊंगा ना, तो अगर वहां पे कुछ नेगेटिविटी होगी ना, अगर कहीं नेगेटिविटी होगी तो मैं स्मेल से पता चल जाता है। ऐसे स्मेल आती है ना तो पता चलता है हाँ ये नेगेटिविटी। इतना ही नहीं, कभी कभी तो कोई फोन पे बात करता है ना मैडम, कोई फोन पे बात करेगा ना, तभी भी पता चल जाता है कि इसके अंदर नेगेटिविटी है। क्योंकि वो बात करूंगा ना तो मेरे को स्मेल आने लगती है, एक ऐसी स्मेल आने लगती है, तो पता चलता है हाँ ये है करके। और इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ, कि वही जो पंडित जी की बात कर रहा हूँ ना, जो मतलब कुंडली देखते हैं, उनके घर में मैं बैठा था। अच्छा, उनको मालूम था कि इसके पास शक्ति है करके।
तो उसका एक ब्रदर था, ब्रदर। तो वो बुलाया उसके ब्रदर को। तो अच्छा, उनका मैं नाम ही बताता हूँ। सुनील गांधी करके थे, हमारे दिल्ली के थे। तो मतलब मास्टर है। तो उनके भाई को बुलाया, तो मेरे को बोले परवीन इसका जरा देख क्या है। मैंने देखा, बाबा ने क्या बोला, बोले इसको पकड़ तो उसको टांग के नीचे दबा। अब मैं उसका बाल पकड़ा और अपने टांग के नीचे दबा दिया, कम से कम 5-7 मिनट तक। और वो जब मैंने दबाया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस घर में इतना गंदा वास आया ना, कि जैसा मानो किसी ने मतलब कुछ ला करके गंदगी डाल दिया। पूरे घर में गंदी बास घूम रही है। और राजीव भाई भी उस दिन साथ में थे मेरे। अरे वो उठ के बाहर चले गए, बोले इतना गंदा वास आ रहा है। फिर उसके बाद में उसको छोड़ा। और छोड़ने के बाद में पंडित जी बोले क्या था, बोला कुछ नहीं था, और निकाल दिया, अभी पकड़ा था। अरे बोले कितनी बात आ रही थी, मैंने कहा यही है, खेल यही है। नहीं तो आज घर में कुछ भी नहीं है, इतनी बात कैसे आएगी। जब उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी ना, वो जब निकली, तो अगर छोटा मोटा होगा तो मेरे को स्मेल आएगा, मगर जब बड़ा होता है ना, तो वो पूरा घर को स्मेल आता है। तो ये जो कुछ चीजें है ना, जैसे जैसे अगर आपकी साधना में थोड़ा सिद्ध हो जाओगे ना, तो ये आपको भी पता चलने लगे कि ये ऐसे 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 हो रहा है करके ये चीजें। ये इस तरीके का जो है ना, बहुत सा एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ, मगर उनका मैं एक्सट्रोलॉजी में एक मानता था कि उन्होंने जो बताते थे ना, तो वो हो जाता था। कि अच्छा, वो अपने को नॉलेज नहीं है उसका, मगर वो जो बताते थे ना, तो वो 100% होता था। इसके लिए मैं कभी कभी उनके पास जाकर के मेरे को अच्छा लगता है बट अच्छा, हम एक ही सिद्धांत पे चलते हैं कि भाई गुरु जो है ना, गुरु अपने कितने भी हो सकते हैं। आप जिसको भी, कहीं से भी अगर आपको कुछ मिल जाए सीखने, तो वो गुरु हो गया आपका। आप कहीं से भी अगर कुछ मिल जाए सीखने, तो वो अपना गुरु हो गया। तो ये एक हमारे वो एस्ट्रोलॉजी गुरु थे, तो वो बताया, अभी भी थे नहीं, मतलब अभी भी है। तो मैं कभी कभी दिल्ली आपके पास आता हूँ, तो उनके पास भी मिलके फिर जाता हूँ। अभी ऐसा है ना मैडम, ये जो मैंने सब बताया आपको बरोबर है ना। अभी आप एक एक छोटा सा एक लिस्ट बना लेंगे ना, ये जो मतलब छोटी छोटी तकलीफ है, जैसे बुखार का है, अभी देखो, एक छोटा छोटा जो बुखार आया किसी को, तो तुरंत गोली लेता है, डॉक्टर के पास भागता है, कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में जीरा पड़ा हुआ है, 1 चम्मच जीरा उबाल लो चाय की तरह, और चाय की तरह उबाल करके उसको छान के पी लो, तो वो बुखार उतर देता है। अच्छा, किसी का इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन हो रहा है, गैस हो रहा है, तो जीरा चबा लो, 1 चम्मच जीरा चबा के उसका रस पियेंगे, तो तुरंत वो जो है ना उसको वो ठीक कर देता है। अच्छा, बहुत से लोगों का जो था वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुबह का बाथरूम का प्रॉब्लम है अच्छा, बहुत जन का। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का। तो उसके लिए जो है ना, अपन जो खाना बनाते हैं ना, जब 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 आप लोग खाना बनाते हो, तो उसमें थोड़ा सा जीरा और हिंग, हिंग आता है ना, हिंग, जो हिंग हम लोग डालते हैं खाने में, हिंग और जीरा, ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना, तो उससे वो डाइजेशन का उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। या मतलब वो जो सॉलिडनेस होता है वो नहीं होता है। जीरा और हिंग बढ़ा देंगे ना थोड़ा, तो उससे भी वो बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। या किसी को डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो खाना खाने के टाइम साथ में, तो अगर छाछ पी लिया, जो तो दही का छाछ बनाते हैं ना हम लोग, तो लस्सी नहीं, लस्सी से पतला जो छाछ बनाते हैं, वो छाछ अगर साथ में पीते खाना खाने के टाइम, तो वो भी डाइजेशन में हेल्प कर देता है। ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत है, तो वो मतलब आदमी लोग यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा, किसी किसी का, एक जन का बीच में बोला था, बोले वो अभी उम्र कम हो गया तो बाल सफेद हो रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन कुछ भी करते हैं लोग, तो उसका उनका भी गलती नहीं है, मगर उसके अंदर है ना, वो एक ये आता है हरा धनिया, आता है, पता है? हरा धनिया खाने में डालते हैं हम लोग, हरा धनिया। तो हरा धनिया का चटनी बनता है। आप जब चटनी बनाओगे ना, उसमें धनिया का प्रमाण बढ़ा देने का, तो वो खाने से भी जो है ना, वो सफेद बाल नहीं होते जल्दी, यानी सफेद बाल नहीं होते हैं जल्दी। और एक का किसी का क्वेश्चन था कि भाई लेडीज लोगों को जो है ना, वो अनवांटेड बाल आ जाते हैं, मतलब ये मुंह के ऊपर इधर इधर से जो बाल आ जाते हैं, तो उसके लिए उनको एक ट्रीटमेंट मैंने बताया कि ये जो केले का झाड़ आता है ना, केले का झाड़, ये झाड़ का बीच का निकलता है एक छोटा पीस ऐसा, व्हाइट कलर का रहता है, उसका थोड़ा रस निकाल लेने का, पहला सेव कर देने का, सेव करने के बाद में उसको धीरे से ऊपर लगा देने का, वो वो थोड़ा सा लगाने का बाद में 15-20 मिनट का धो लेने का। तो वो क्या करता है, अंदर से बाल के जड़ को मार देता है। जो आपके जड़ है ना, वो जड़ को ही मार देगा।
तो आप देखोगे ना, तो फिर वो जहाँ पे ज्यादा आ रहे थे कम आएंगे, फिर दूसरी बार और एक बार करोगे ना तो आना ही बंद हो जाएगी। अगर वो उसके जड़ को जो है ना वो ये कर देता है। तो वो भी किसी का क्वेश्चन, अभी क्या लोगों का जो क्वेश्चन होता है उनका भी बात बरोबर है, मेडिकल में है ही नहीं वो ट्रीटमेंट। मेडिकल में ट्रीटमेंट है ही नहीं, अब वो बेचारा निकाल निकाल के कितना निकालेगा। तो समझो अभी 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 आपने एक बार निकाला, फिर उसके ऊपर वो लगा देंगे ना थोड़ा सा, उसका रस बीच में व्हाइट रहता है, व्हाइट कलर का। केले के झाड़ के बीच में व्हाइट कलर का रहता है ऐसे, वो ऐसे बाम्बू के जैसा रहता है। तो उसको निकाल कर उसका रस निकाल देंगे, वो भी एक ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो प्रवीण जी हम एक काम करेंगे नेक्स्ट टाइम से ना, जब भी किसी के जैसे इस वीडियो में रिलीज होता है तो हमारे जो भी दर्शक हैं जो भी अपने क्वेश्चंस डालेंगे अपने नाम और एज के साथ, अपने जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम अगर वो पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाहते हैं। हाँ तो वो हम बता क्या सकते हैं। करेंगे, ना प्रवीण जी, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ हम हाँ क्वेश्चन उसी का आंसर बना का लेंगे। रखते हैं। एक मैं पूरा लिस्ट हाँ हाँ बनाऊंगी, उसमें सारे क्वेश्चंस लूंगी विद नाम के साथ। तो नाम से क्या होगा कि जिसने पूछा है उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये मेरा क्वेश्चन का आंसर ये क्या है। हाँ उनके हाँ नाम के बरोबर है। साथ उनके नाम के साथ हम वो क्वेश्चन लेंगे और फिर आप उसका आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ही आप अपने क्वेश्चन कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मत भेजिए, कमेंट से ही भेजिए, वहीं से मैं क्वेश्चन हाँ उठाऊंगी। और कमेंट प्रवीण में जी डाल दो बोला, हाँ हाँ। नेक्स्ट एपिसोड हम सिर्फ क्वेश्चन हाँ, आंसर सेशन लेते हैं, फिर इस उस वाले में हम अनुभव नहीं शेयर करके सिर्फ यही करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो ठीक है हो चलेगा। सकता है ना बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। हाँ बहुत लोगों की काम हो जाएगा, सही बात है। हाँ अब उन तो लोगों का काम होने के लिए करा रहे हैं, और कोई इंटरटेनमेंट का तो है ही नहीं कि राइट। भाई इंटरटेनमेंट राइट। तो नहीं कर रहे। हाँ तो प्रवीण जी आज और कुछ कंटिन्यू करेंगे या अनुभव सुनाएंगे या कोई और मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, फिर क्या ज्यादा करेंगे? बड़ा नहीं हो जाएगा ना, ज्यादा बड़ा तो बड़ा नहीं हो होगा ना जाएगा, ये कहानी। थर्ड रिकॉर्डिंग चल हाँ रही है, दो कंप्लीट कर चुके हैं हम। हाँ नहीं तो ठीक है ना, फिर और क्या, बाद में रखेंगे, 2 दिन बाद में रखेंगे। अब आप दिल्ली बिल्कुल कब आ रहे चलेगा। हैं, दिल्ली कब आ रहे हैं? मैं अभी दिल्ली आऊंगा तो मंथ एंड में आऊंगा या फर्स्ट वीक में आऊंगा। हमने एक करीम खान के साथ एक पॉडकास्ट किया था, आपने देखा था? हाँ देखा था मैंने, हाँ। वो आज उनका भी मैसेज आया मेरे पास कि वो दिल्ली आ रहे हैं, तो हाँ हाँ। 27 या 28 में से कोई एक डेट का कह रहे हैं कि आप हमारे मेरे लिए बुक अच्छा अच्छा। कीजिए, एक दिन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। देखते हैं। ना एक्चुअली बढ़िया क्या होता है बढ़िया। ना प्रवीण जी, मेरी ऑफिस की मीटिंग का कुछ पता नहीं होता और एकदम से हमारी हाँ ऑफिस सही की बात है। मीटिंग आती है, मुझे जाना हो जाता है ऑफिस। देखते हैं। सही सही बात है। अगर आपका भी उस दौरान आना होता है ना 27-28 में, और करीम खान भी उस टाइम पे आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि एक ऐसा पॉडकास्ट किया जाए जहां आप दोनों हो मेरे गेस्ट और मैं आप दोनों से क्वेश्चन करूं, मजा मजा नहीं आ उसमें वो जाएगा। क्या जा रहा है, वो क्या जा रहा है इसके अंदर, हम्म। अपने को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वो क्या जा रहा है मालूम है कि अ, उनका जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैंने वो उनका अलग देखा है। था वीडियो पूरा। हाँ हाँ। वो सेक्टर ही अलग है। हाँ उनका वो और तंत्र वगैरह वो जो सब है। हाँ। जो अपन चला रहे हैं ना वो सेक्टर ही अलग है। हाँ आप दोनों का अलग फील्ड है, हाँ टोटली अलग। अपन अध्यात्म में चला रहे हैं, और हम्म। उनका जो है ना वो तंत्र सेक्टर है। तंत्र से। तो वो मतलब दोनों सेक्टर अलग है। बाकी वो क्या हम्म। होगा मालूम है, ना हम्म। वो मेरे बात से एग्री होंगे और ना मैं उनके बात से। बाकी वो क्या होता है, वो हाँ, बोलते हैं ना खिचड़ी बन वो कि जाएगी। खिचड़ी बन नहीं जाएगी। खिचड़ी नहीं बनेगा। लोगों लोगों को तो बहुत मजा आएगा। लोगों को तो एंजॉय करेंगे बहुत, क्योंकि मैं जो शक्ति है वो मैं तंत्र से अर्जित नहीं किया हूँ, ये बाय गॉड आया हुआ है। और जो तंत्र से होता है ना अर्जित, उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि जिसको मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते ज्यादा। कि उनका क्या होता है कि जो वो शक्तियां यूज करना चाहते हैं ना, वो हम लोग हमारे पास आती है तो भी हम नहीं करते यूटिलाइज। इसके लिए किसी को ज्यादा, मैं ज्यादा करके मंत्र भी देता नहीं मैं किसी को। अभी बीच में एक लेडी ने मांग लिया, वो कनाडा में है, कनाडा में, तो उसने मांग लिया तो मैं दे दिया उसको। अब उसको ऐसे ऐसे सब दिखने लग गए। पोर्टल तो खुल गया, पोर्टल खुल गया। अभी उसमें, अभी आपको बताता हूँ मैं कि उसमें उसने ये देख लिया कि भाई उसका चाइल्ड जो है वो जाने वाला है करके। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले मैंने ऐसा देख लिया, मगर मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? मैंने कहा आप आपकी एज दे दो उसको थोड़ी। ये होता है ना, ये भी होता है, मगर लोगों को बता, ये आज हम लोग किसी को बताने जाएंगे ना तो वो कहानी उनकी समझ में नहीं आएगा। नहीं ये होता है, मुझे इसलिए मैं बिलीव करती हूँ ना प्रवीण जी, क्योंकि मैंने अभी 2 या 3 पॉडकास्ट पहले एक लेडी के साथ, वो भी महाराष्ट्र मुंबई की एक लेडी थी जिन्होंने अपना ना मतलब सोल वर्ल्ड में जो कहते हैं ना, आत्माओं की दुनिया में गई थी। उन्होंने अपना एक्सीडेंट देखा, अपने दोनों बच्चों को और अपने आप को उस दुनिया में देखा।
और वहां पे उन्होंने बताया कि मैंने अपना पुण्य दे दिया अपने बच्चों को, तो भगवान ने कहा कि ये बच्चे नहीं जा सकते आगे, तुम जा सकती हो। तो उसने बोला कि मैं अपना पुण्य अपने बच्चों को देती हूँ, तो फिर उसके पुण्य से उन बच्चों को भी उसमें एंट्री मिल गई उस दूसरी दुनिया में। तो मैं कहीं ना नहीं होता कहीं है इस ऐसा। बात से, हाँ, आपका मैं रिलेट करती हूँ कि हो सकता है हम अपनी उम्र भी शायद दे सकते हो। कहीं ना कहीं ये चलता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा इसके पीछे भी कुछ। हाँ, अभी एक तो आपको कहानी बताता हूँ, आपको डालना है तो डालना। एक कहानी है, बताता हूँ मैं आपको। एक हमारे यहाँ पे है ना, एक मतलब इस्लामिक औलिया थे। मतलब वो बोलते ना, वो जनाब जी बोलते हैं उनको। वो जब जिस टाइम पे मेरा एल्यूमिनियम का कंपनी था, उस टाइम आते थे वहां पे। तो क्या बोलते थे, बोले परवीन थोड़ा बूंदी ला के दे। बूंदी आता ना, बूंदी। बूंदी ला के देते थे, फिर उसके ऊपर वो पढ़ाई करते थे। तो वो बच्चों में बांट देते थे। तो अपना भी धंधा पानी अच्छा चलता था, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके लड़के का फोन आया। उस टाइम पे मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो मैं घर पे था। तो शाम का टाइम, उसके लड़के का फोन आया। बोले परवीन भाई, बोले अब्बू का तबीयत बहुत खराब है और आपको याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कपड़ा वपड़ा पहनने गया, तो बाबा क्या बोलते हैं, क्या बोले, नहीं जाने का। क्या बोले, नहीं जाने का। तो मैंने कहा ठीक है, फिर नहीं गया, रुक गया। फिर दूसरे दिन फिर फोन आया। बोले परवीन भाई घर में सबकी तबीयत खराब है और अबू आपको याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर बाबा बोलते, बोले नहीं जाने का। फिर तीसरे दिन फिर फोन आया। बोले परवीन भाई आप कैसे भी करके आओ, वो अबू को एडमिट किया है हॉस्पिटल में और घर में सबकी तबीयत खराब है। तो फिर मैं बाबा को बोला, बाबा क्या करूं, 3 दिन से फोन आ रहा है। बाबा बोले जा, जाके आ। तो मैं जाने को निकला उनके यहाँ। मेरे पास बुलेट था, बुलेट था। मैं जाने के लिए निकला। तो उनके घर के बाजू में है ना, कभी मैं जाता था तो बाजू में एक दरगाह शरीफ है। गैबन शाह बाबा की दरगाह है, गैबन शाह बाबा की। तो मेरा आदत था, मैं जब भी जाऊंगा तो उधर दरगाह में सलाम करके फिर इनको मिलता था मैं जा करके। तो मैं वहां सलाम करने गया दरगाह पे, और जैसे मैं वापस घुमा ना, तो मैं बुलेट बुलेट चालू करने गया, तो वहां पे एक आदमी झाड़ के नीचे बैठा था। इतना गोरा पूछो मत। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एकदम काबुली काबुली आदमी। और वो क्या बोलता है मेरे को, बोले अभी आ रहा है तू, 3 दिन से इंतजार हो रहा है। अरे मैंने कहा "हाँ, वो बाबा नहीं छोड़ रहे थे"। ऐसा बोल के मैं चुप हुआ। बाद में बुलेट चालू किया, बोला यार इसको कैसे मालूम, इसको कैसे मालूम 3 दिन से आने वाला हूँ। तो देखता हूँ तो कोई आदमी नहीं वहां पे। वो झाड़ के नीचे कोई आदमी नहीं था। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये गेबन शाह बाबा ही बैठे थे यहाँ पे। फिर मैं गया उनके वहां, तो वो हॉस्पिटल में ऐसे सोए थे सब, सलाइन वलाइन लगा के। जो सलाइन आती ना, वो ग्लूकोज का। तो मैं गया, मैंने मिला, मैंने बोला जनाब जी क्या हुआ। बोले कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या करूं, मतलब मेरे को तो कुछ आता नहीं, मैं क्या करूं। तो बोले नहीं, आप बाबा से पूछो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाबा को पूछा, बाबा क्या करूं। बाबा बोले परवीन अगरबत्ती लगा दी और नीम का पत्ता मंगा ले। तो अगरबत्ती लगा दिया, नीम का पत्ता मंगा लिया। बोले इनके सबके तकिए के नीचे रख देना, सब जितने बीमार है सबके तकिए के नीचे रख देना। और अगरबत्ती जला दिया। डॉक्टर भी देखने लगा, बोले ये क्या हो रहा है खेल। और उतना कर दिया। बाबा को बोला और, बोले और कुछ नहीं, बोले बस। तो मैंने कहा जनाब जी इतना ही मेरे को हुक्म मिल रहा है, इतना मैं कर दिया। फिर मैं मिल के निकल गया, घर पे आ गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, में आधा घंटा लगता है मेरे घर पे, 20 मिनट। मैं घर में आने के बाद कपड़ा बदली किया, खाना खाने बैठ रहा था, उतने में उसके लड़के का फोन आया। मेरे को बोले परवीन भाई अप्पू भी ठीक हो गए, सब लोग ठीक हो गए, और वो पानी में पत्ता डालने गए सिर्फ आधा घंटे के अंदर। मैंने कहा ये कैसे हो गया यार, आधा घंटे के अंदर सब ठीक हो गए, सबका जुलाब उल्टी बंद हो गया, तबीयत ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद में मगर उन्होंने मेरे पास आना बंद कर दिया। पहले हर हफ्ते में आते थे, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो आ नहीं रहे। अच्छा उनके घर का तो फोन था नहीं, वो तो बाहर पब्लिक फोन से करते थे। तो अब मेरे को जाने को टाइम नहीं मिला, ऐसे करते करते कम से कम 6-7 महीना निकल गया। एक दिन मैं कहीं से आ रहा था, तो वो बस स्टॉप पे खड़े थे, तो मिल गए मेरे को। अरे मैंने कहा जनाब जी आप आते नहीं आजकल। नहीं नहीं, बोले परवीन भाई अभी कोई जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ सही चलने वाला है, अभी कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा मगर उस दिन सब ठीक कैसे हो गए, उस दिन सब लोग ठीक कैसे हो गए। तब उन्होंने मेरे को एक बात बताया। मेरे को बोले परवीन भाई हम लोग जो है ना, हम लोग पढ़ाई कर करके कमाते हैं,
उन्होंने मेरे को बताया, बोले हम लोग पढ़ाई कर करके कमाते और हम लोगों के लिए वापरते, और तुम्हारा जो है ना, तो तुमको बख्शिश हो गया, तुमको जो है ना, ये बाबा का बख्शिश हो गया है। मतलब जैसे अभी आप है, आप रोज जाकर के नौकरी में कमाते पैसा, बरोबर है, तो आपका एक लिमिट है। और अगर समझो किसी ने आपके नाम पे विल कर दिया अरबों रुपए का, तो क्या होगा? तो आपको तो कमाने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने मेरे को बताया, बोले प्रवीण भाई तुम्हारे को बख्शीश है, तुम कितना भी वापरोगे ना तो कम नहीं होने वाला। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? बोला हाँ। वो बोले वो आप पढ़ने का भी जरूरत नहीं, आप भी बुद्धि बांट दोगे तो भी चलेगा हर हफ्ते में। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आ गया, तो घर में आया ना, तो अभी मैं आपको एक दिन वो फोटो दिखाऊंगा बाबा का, जो मेरे ऑफिस में है। तो हंसने लगे बाबा। तो मैंने कहा क्या हो गया बाबा? बोले बोले कौन मिला था? मैंने कहा जनाब जी मिले थे, आए नहीं बहुत दिन से तो मिले थे। तो मैंने कहा बाबा मगर ऐसे क्यों हो गया? ये इनको क्या ऐसे क्यों हो गया था? पूरे खानदान बीमार हो गए थे पूरा। उन्होंने एक बात बोली ना जो, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल रहा। उन्होंने बोले प्रवीण वो तेरे शक्ति पे हाथ डालने आए, ये तो तेरी मोहब्बत थी तो वो बच गए, नहीं तो उसमें से कोई नहीं बचता। तो ये जितने भी तंत्र विद्या वगैरह करते हैं ना, इसमें ये प्रकार भी बहुत चलता है। ये क्या होता है कि जैसे अभी आपके घर में मैं आया, अभी यहाँ पे पड़े हुए हीरे पड़े हुए, बराबर है ना, तो मैं सोच लेता हूँ इसमें से 2 5 10 हटा लेता हूँ, मगर वो इजी नहीं होता। अच्छा मेरे को मिलने में कुछ नहीं, मैं मिल जाऊंगा, तो वो अगर कभी उनसे अगर कैसी कोई गलती हो गई, तो फिर तो सब कुछ उनका तो ये हो जाएगा ना सारा। ये ये जो है ना, और ये एक मेरे लिए भी नहीं, मैं आपके लिए भी बोलता हूँ, ये कभी भी जो है ना, ये दो शक्तियों को एक जगह लाने का कोशिश नहीं करना। इसमें बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कभी। अभी उस दिन उसकी मेरी मोहब्बत थी तो बच गया, नहीं तो कोई नहीं बचता उनके घर का। क्या क्या मेरा क्या हो गया? मेरा तो वो 11,000 वोल्ट का करंट है, उसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। मगर क्या होता है कि ये जो प्रयोग है ना, ये प्रयोग बहुत बार होते हैं ऐसे। आज अपन जो देखते हैं ना कि भाई कोई तांत्रिक के पास गया तो वो ठीक हो गया, फिर 4 महीने के बाद फिर खराब हो गया। क्यों हो गया? इसका हटा दिया, खुद का डाल दिया। एक मैंने एक प्रोग्राम में मैंने बोला था। तो ये इस तरीके का सारा ये होता है। ये ये जो कहानी थी ना, इसके बाद में तो मैं बहुत मतलब इस सब चीजों को जो है ना समझने लग गया। ठीक है, तो मैडम अभी आज के लिए कार्यक्रम खत्म करते हैं। हाँ? फिर अगले हफ्ते में आपको और एक में दे दूंगा, हम लोग कर लेते हैं कार्यक्रम। ठीक है प्रवीण जी, हाँ जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। हाँ? ओम बिल्कुल। साई राम। ओम साई ओम राम। साई राम। ठीक है प्रवीण जी। तो दर्शकों, ये थे प्रवीण जी, आज हमारे साथ बहुत सारे अपने अनुभवों को शेयर किया, बहुत सारी टिप्स हमारे साथ शेयर की, बहुत सारी बीमारियों का इलाज बताया। तो नेक्स्ट एपिसोड जो हम प्लान कर रहे हैं वो ऐसा है कि आप अपने जो भी जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस को अपने कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ भेजिए। हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, और वो हम एक अगले एपिसोड में सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन आंसर सेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम जल्द फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपसे प्रवीण जी के वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, आध्यात्म की जर्नी में बढ़ते रहिए, और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिए। नमस्ते।